नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र का हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे थे मार्च अप्रैल मंथ का। इसके अंतर्गत जो है हमने राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य उसको डिस्कशन कर लिया था। अब हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो है हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। इसको जो है एक एनजीओ जो है उसके द्वारा जो है 1993 से जो है रिलीज़ किया जाता है। उस एनजीओ का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है सीपीआई जो है वो हमारा रिलीज़ किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 10 फरवरी 2026 को जो ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, इसके अंतर्गत जो है ये 31वां जो है संस्करण है। इसके पहले जो है 30 संस्करण जो है रिलीज किए जा चुके हैं। इसमें 0 से 100 तक के बीच में जो है स्कोर दिया जाता है अलग अलग देशों को। इसमें 182 देशों का जो है रैंकिंग दिया गया है। 100 का मतलब जो है हुआ है कि मतलब जो है बहुत क्लीन देश, करप्शन फ्री कंट्री माना जाएगा। 0 का मतलब हाईली करप्ट देश इसमें माना जाएगा। पूरे विश्व को देखा जाए तो इसमें एवरेज स्कोर जो है 42 है। और इस रिपोर्ट में ये कंक्लूजन ये देखा जा सकता है कि जब से ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जा रहा है और ख़ास करके 2012 से, तो इसमें जो रैंकिंग है, स्कोर है देशों का, वो एज इट इज़ ही है। करप्शन में कुछ कमी नहीं आ रही है। करप्शन को लेकर के ये आंकड़े जारी करता है, लेकिन देश जो है उसको मतलब जो है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। 50 से देश ऐसे हैं जिनके स्कोर में जो है गिरावट दर्ज की गई है 2012 से लेकर के। 100 देश ऐसे हैं जिनका जो है स्कोर जो है अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है, मतलब उन पर कोई फर्क नहीं। और इस सूचकांक के अनुसार जो है 2/3 देश मतलब 182 में से 122 कंट्री ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है 50 से कम है। 50 से कम मतलब हाईली करप्शन की तरफ वो देश बढ़ रहे हैं। 6.8 बिलियन लोग, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 85% है, उन देशों में रहते हैं जिनका सीपीआई स्कोर 50 से कम है। मतलब ये जो 122 कंट्रीज़ हैं, इनके ओवरऑल पॉपुलेशन जो है 6.8 बिलियन है। 80 से अधिक स्कोर वाले जो देशों की संख्या पूर्व दशक के 12 से घट करके केवल 5 रह गई है। मतलब करप्शन जो है, जो करप्शन फ्री कंट्रीज़ थे वो भी जो है वो डाइवर्ट होकर के करप्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 इसमें जो है डेनमार्क कंट्री है, जिसका स्कोर जो है 89 है। और सबसे लास्ट में जो है साउथ सूडान और सोमालिया है, जो कि इनका स्कोर 9 है और सबसे निचले स्तर पे है। पश्चिमी यूरोप सबसे जो है मतलब करप्शन फ्री देश एरिया माना जा सकता है, यूरोपीय संघ, जिसका स्कोर एवरेज जो है 64 है। सबसे करप्ट जो है क्षेत्र माना जाएगा उप सहारा अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, जिसका जो है स्कोर जो है 32 है। एशिया पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो सीपीआई स्कोर एवरेज इसका जो है 45 है। विश्व के अन्य क्षेत्र जैसे कि अमेरिका का क्षेत्र का औसत स्कोर जो है 42 है। फिर मिडिल ईस्ट हुआ, चाहे नॉर्थ अफ्रीका हुआ, उसका जो है 39 है। और पूर्वी यूरोप का स्कोर और मध्य एशिया का स्कोर जो है वो 34 के आसपास है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो 91 है और स्कोर जो है 39 है 2025 में। जबकि 2024 में इंडिया का जो है स्कोर 38 था और रैंक जो है 96 था। इंडिया के साथ साथ जो है अल्बानिया, मालदीव, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ये सभी देश शामिल हैं। भारत के अगर पड़ोसी देशों के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्रीलंका 107वें रैंक पे है, नेपाल 109 रैंक पे है, पाकिस्तान 136 रैंक पे है। केवल भूटान और चाइना जो है, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भूटान और चाइना केवल ऐसे हैं जो इंडिया से रैंकिंग में ऊपर है। 18वां रैंक है भूटान का और 76वां रैंक है चाइना का। उसी तरीके से ब्रिक्स देशों का अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो इसमें जो है यूएई वो है 21वें रैंक पे, दक्षिण अफ्रीका 81वें रैंक पे और चाइना 76वें रैंक पे। तो उस तरीके से नंबर 1 पे है यूएई, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है साउथ अफ्रीका और चौथे स्थान पे जो है इंडिया जो है 91वां रैंक है। उसके बाद अलग अलग देश हैं और सबसे लास्ट रैंक जो है इसमें रूस का है, वो है 57। सीपीआई स्कोर में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 7 देश अगर देखा जाए, सबसे कम मतलब क्लीन सिटी जिसको देखा जाए, तो नंबर 1 पे डेनमार्क, फिनलैंड, फिर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर इसमें 89 है। और सबसे भ्रष्टाचार करप्ट वाले देश देखा जाए तो साउथ सूडान और सोमालिया, ये जो दोनों हैं, ये 181 रैंक होल्ड करते हैं, 9 स्कोर है इसका। उसके बाद वेनेजुएला है, यमन है, लीबिया, इरिट्रिया, ये देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से संबंधित। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। ये इंडिया में जो है 85वीं वर्षगांठ जो है इंडिया और सेशल्स की जो है राजनीतिक संबंधों का जो है उसको एक तरीके से सुदृढ़ करता है। इसमें बेसिकली जो उनका विजिट था उसमें हम बहुत पॉलिटिकल, चाहे मतलब एक एक पॉइंट पे कहाँ कहाँ विजिट किए उससे न संबंधित होकर के हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनके आने से क्या क्या जो चीज़ें हमारे और सेशल्स के बीच में निकल करके आई। तो एक डॉक्ट्रिन है इंडिया का महासागर। महासागर का मतलब जो है म्यूचुअली होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। एक ये डॉक्ट्रिन है इंडिया का, जिसमें जो है आसपास के जो देश हैं और खासकर जो कोस्टल देश हैं, ओशियन वगैरह में अटैच हैं, तो उनके साथ जो है इंडिया का ये होता है कि जो कोस्टल एरिया है, चाहे इंडियन ओशियन हो, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, चाहे कोई भी ओशियन हो, तो उसमें क्या है म्यूचुअली और होलिस्टिक जो है एडवांसमेंट होना चाहिए सिक्योरिटी और ग्रोथ को लेकर के। इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री जो है वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें दोनों पक्षों के बीच में जैसे समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी,
और इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जो है फिशिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है महासागर से पहले जो है चलता था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, उससे बढ़कर जो है महासागर आया। फिर ये दोनों देशों के बीच में जो है जो द्विपक्षीय सहयोग होता है, इस विजन को हम क्या बोलते हैं, सेसेल। इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया सेशेल ज्वाइंट विजन फॉर द सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहेंस्ड लिंकेज। तो ये सेसेल डॉक्ट्रिन जो है वो किसके बीच में है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेसेल क्या है। सेसेल जो है ये इंडिया और सेशेल के बीच में जो है ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, जो दोनों दूसरे के देशों के बीच में जो है अब हमारे जो है इकोनॉमिक विजन है, सस्टेनेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल है, सिक्योरिटी है, उस विजन को जो है वो आगे बढ़ाता है। इनके विजिट के दौरान इंडिया के द्वारा जो है विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। आर्थिक पैकेज कितने का दिया गया है, 1,175 मिलियन अमेरिकन डॉलर का दिया गया है। अब 175 जो है मिलियन डॉलर दिया गया है, इसके अंतर्गत जो है 125 मिलियन डॉलर जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक जो है, उसके द्वारा जो है एक डिस्काउंट रेट पे जो है लोन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। और 50 मिलियन डॉलर जो है वो एक तरीके से असिस्टेंस है, वो असिस्टेंस के रूप में जो है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है, ये मतलब असिस्टेंस हो जाता है। दूसरा जो है सेशेल जो है यहाँ पे कोलंबो सुरक्षा कंक्लेव में जो है सम्मिलित हो गया है। ये जो कोलंबो सुरक्षा कंक्लेव है ये हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा और समन्वय को मजबूत करने के लिए जो है एक दिशा निर्देश में कदम बढ़ाया गया था। कोलंबो सुरक्षा इंक्लेव जो है इसको इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। बाद में इसमें जो है मॉरिशस भी ऐड हो गया, अभी सीचल भी ऐड हो गया, तो ऐसे ही देश जो है इसमें शामिल होते गए हैं। और कोलंबो सुरक्षा इंक्लेव से संबंधित अभी एट प्रेजेंट जो है इसके जो है मॉरिशस, बांग्लादेश, सीचल भी इसका मेंबर हो गया, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव इसके फाउंडिंग मेंबर है। तो टोटल इसके 6 मेंबर हो चुके हैं। फिर जो है इसमें खाद्य सुरक्षा से लेकर के अलग अलग चीज़ें जो है इसमें निकल करके आई हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एक तरीके से डिजिटल और क्षमता के बारे में देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक के अनुभव को साझा करने में सहमति बनी है। फिर सेशेल के जो सिविल सर्वेंट हो गए उनको इंडिया में प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित जो है विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई। फिर जो है राष्ट्रपति हरमनी ने अपनी यात्रा के दौरान 10 फरवरी को आगरा के ताजमहल का भी दीदार किया। तो ये मतलब ये छोटी चीज़ें हैं, ये मतलब हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट उतना नहीं होता है। फिर भारत के द्वारा कुछ सहायता, कुछ घोषणाएं की गई, इसमें 10 एम्बुलेंस, इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है दिया जाएगा। फिर 1000 मीट्रिक टन का जो है अनाज एवं दालें जो है खाद्य सुरक्षा हेतु दी जाएंगी। और जो सेशेल के रक्षा बल हैं उनके उपयोगिता हेतु जो है 10 वाहन प्रोवाइड किए जाएंगे। लेजर रेडियल क्लास बोर्ड के 5 सेट, सेशेल तटरक्षा पोत PS जोरस्टर की निःशुल्क रिफिटिंग इंडिया में की जाएगी। और भारतीय सहायता से सेशेल्स में हाइड्रोग्राफिक यूनिट की स्थापना की जाएगी। चूँकि ये देखिए एकदम मतलब माइन्यूटली जो है कि चीज़ों पे हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, जनरली बेसिकली जो है क्या क्या चीज़ें हुई वो हमने मतलब अपने डिस्कशन में देख लिया। नेक्स्ट है हमारा जापान में 2026 के आम चुनाव हुए। इसमें बेसिक चीज़ यही है कि देखिए ये जो है जो यहाँ की अभी जो प्रधानमंत्री जो है सनाई ताकाची जो है ये फर्स्ट जो है वुमेन जापान की प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। अब उनके प्रधानमंत्री के बाद जो है ये जो है फर्स्ट आम चुनाव विंटर सेशन में हुआ है। अब विंटर सेशन में जब चुनाव हुआ तो ये मेजोरिटी से फिर से चुन करके आ गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जापान में जो है जो एक समय महिलाओं को लेकर के जो है ये था कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, अब दोबारा जो है इनको पिछली बार के से कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा सीटें मिल करके ये चुनाव जीत करके आई हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का मलेशिया की यात्रा का दौरा से संबंधित हमारा डिस्कशन। 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच में मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे प्रधानमंत्री। यहाँ पे बेसिकली जो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पे जो है ये दोनों देशों के बीच में बहुत सारे समझौते हुए, डिफेंस से लेकर के इकोनॉमिक से लेकर इन्वायरमेंट के संबंधित बहुत सारे जो है MOU वगैरह साइन किया गया है। इसमें रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, सेमीकंडक्टर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना, व्यापार में निवेश, कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा और एनर्जी से खास करके जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो है डिस्कशन किया गया। स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, कौशल और जनसंपर्क को बढ़ाना। तो ये बेसिकली जो है बहुत सारी चीज़ों को किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी में जो है त्रिवलूर, एक जो कुआलालंपुर के एक यूनिवर्सिटी मलाया के अंतर्गत जो है त्रिवलूर केंद्र की स्थापना की गई और वहाँ पर जो है त्रिवलूर छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई जो मलेशिया के नागरिक हैं। दूसरा डिफेंस सेक्टर में जो है ये बात किया गया कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो है चीज़ें चलती रहे, इससे संबंधित रक्षा सौदा भी किया गया। दूसरा जो है ये रखरखाव और रसद जो है मेंटेनेंस और इससे संबंधित जो है सुखोई
30 MK लड़ाकू विमान की स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और रख रखाव सहायता देने का भी प्रस्ताव इसमें किया गया है। साथ ही स्कॉर्पियन पनडुब्बी के मिड लाइफ अपग्रेडेशन और रिट्रोफिटिंग आदि पे भी चर्चा की गई। सैन्य उपकरण से संबंधित देखा जाए तो स्वदेशी रक्षा उपकरण विशेष करके डॉर्नियर विमान की भी पेशकश जो है मलेशिया को इंडिया ने किया है। फिर जो है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है इसको भी मलेशिया खरीदेगा, ऐसा जो है इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है। फिर इंडिया मलेशिया के बीच में जो एक हरिमाऊ शक्ति के नाम पर जो है सैन्य अभ्यास होता है, उसका जो दिसंबर 2025 में जो है राजस्थान में जो संस्करण हुआ उसको भी पे संतोष व्यक्त किया गया। साथ साथ जो है इंडिया की जो डायस्पोरा है, इंडिया के बहुत सारे जो पब्लिक है, मजदूर तबका है, वो मलेशिया में जाकर के नौकरी करता है। तो ऐसे 29 लाख जो है भारतीय मूल के लोग जो है मलेशिया में रहते हैं, जो कि दुनिया में तीसरा बड़ा सबसे बड़ा प्रवासी केंद्र इंडिया के लिए जो है मलेशिया है। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है OCI कार्ड, उसको 6th जनरेशन तक जो है इंडिया ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने इंडिकेट किया है कि 6th जनरेशन तक जो है OCI कार्ड जो है दिया जाएगा। और साथ साथ जो व्यापारिक संबंध को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए जिसका मुख्य केंद्र उसमें एनर्जी और फूड सिक्योरिटी जो है उसमें रहेगा। द्विपक्षीय व्यापार को और भी बढ़ाने की बात की गई। फिर पाम ऑयल जो इंपोर्ट होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट होता है इंडोनेशिया के से, सेकंड स्थान पे जो है मलेशिया से आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है पाम ऑयल के एज ए सोर्स जो है वो हमारा बना रहे, इसके लिए भी इन दोनों देशों के बीच में बात हुआ है। फिर दो जो व्यापार होता है वो इंडियन करेंसी और जो है मलेशियन रिंगिट के बीच में जो है सेटलमेंट हो और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, इसको लेकर के भी बात हुआ है। फिर मलेशिया कंपनी के द्वारा भारत का जो हाईवे वगैरह जो और जो अर्बनाइजेशन वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के जो है $5 बिलियन जो है अतिरिक्त निवेश के अवसरों की पहचान इसमें की गई है। तो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर जो है साइन हुआ है हमारे और मलेशिया के में। और मलेशिया एक्चुअली है क्या चीज़ कि एक तरीके से जो एक तो ब्रिक्स में वो इंक्लूड होना चाहता है, ठीक है, तो वो इंडिया भी इस चीज़ को वॉच कर रहा है। साथ साथ जो आसियान कंट्रीज़ का जो है फाउंडिंग मेंबर है, तो आसियान का फाउंडिंग मेंबर हो जाने की वजह से इंडिया का मलेशिया से रिलेशन अच्छा है, तो आसियान देशों के साथ भी जो है इसके साथ रिलेशन चाहे एक मतलब जो है फाउंडेशन जो है एक अच्छा बन सकता है, तो इस चीज़ को भी देखा गया है इसमें। तो ये ही बेसिकली जो है हमारा मलेशिया के साथ जो है इंडिया का जो है ट्रीटी रहा है, जिसमें महासागर की बात की गई, आसियान कंट्री, ब्रिक्स कंट्री और अलग अलग जो है मसलों पे जो है डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्टार्ट संधि का अंत। न्यू स्टार्ट क्या है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि स्टार्ट क्या है, इसको बेसिक से समझते हैं। स्टार्ट का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये USA और रसिया के बीच में एक जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका और रसिया के बीच में। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो ये दोनों देश मिल करके जो है कंपटीशन में जो है बहुत सारे आर्म्स न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह डेवलप कर रहे थे। बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि इस तरीके से अगर हम डेवलप करते रहेंगे तो कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि म्यूचुअली जो है हम पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको समझते हुए जो है उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश, और जो है सोवियत यूनियन जो है उस समय हुआ करता था, उसके प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने जो है 1991 में जो है स्टार्ट ट्रीटी चालू किया कि उसके अंतर्गत जो है नियम बनाया गया कि हम अलग अलग मतलब सालों में जो है किस किस तरीके से जो है अपने वार हेड्स वगैरह न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद जो है ये संधि चलती गई 94 में जो है ये जब इन्फोर्स हुई, तो उसके बाद 2009 तक ही चली। 2009 में जो है ये ट्रीटी जो एक्सपायर हो गई। 1993 में फिर जो है दोबारा साइन किया गया स्टार्ट 2 के नाम से। इसके अंतर्गत भी जो है कुछ आर्म्स जो है लिमिट किया गया कि और हमको धीरे धीरे रिड्यूस करना है, जिससे जो है कि मतलब जो है ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ये आशंका न बने रहे कि युद्ध की होड़ में जो है कहीं बस विश्व खत्म ना हो जाए। इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह भी थी, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी थी, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी था। इसके बाद स्टार्ट 2 के बाद स्टार्ट 3 आने वाला था, लेकिन वो ना आकर के शॉर्ट के नाम से एक जो है ट्रीटी साइन हुआ, और उसके ख़त्म होने के बाद जो है 2009 में जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ने जगह ले लिया। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी जो है अब एक तरीके से जो है 2025 से लेकर 26 तक में वो भी अब फिनिश हो गया है, एंड हो गया है। तो अब ये बोला जा रहा है कि अब ये जो है हथियार नियंत्रण युग का एक तरीके से अंत माना जा रहा है। मतलब अब कोई ऐसी वैश्विक संधि, ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसको ये बोला जा सकता है कि दो जो पावरफुल नेशन है USA और रसिया, ये दोनों के बीच में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं रह गई है जिसके चलते जो है वो उनको बाध्य करे कि आप जो है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, विनाशकारी जो परमाणु होर है, उससे आप जो है पीछे आइए। ये हमारा जो है एकदम बेसिक हो गया। अगर इसको देखा जाए तो 2010 में जो है
अब ये संधि जो है न्यू स्टार्ट, जिसको जो अभी लैप्स हुआ है, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी 8 अप्रैल 2010 को जो है चेक रिपब्लिक में जो है उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा यूएसए के थे और रसिया के जो है प्रेसिडेंट थे दामित्री मेदवेद, उनके द्वारा जो है साइन किया गया था। 10 वर्षों तक का जो है इसमें जो है दिया गया था कि किस किस तरीके से जो है हम रिड्यूस करेंगे। इसमें क्या सीमाएं दी गई थी। इस संधि के अंदर सबसे बड़ी उपयोगिता ये थी कि केवल सीमाएं आरोपित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच में क्या है, डाटा एक्सचेंज, नोटिफिकेशन, ऑन साइट इंस्पेक्शन। अब जैसे क्या है कि आप जो है वारहेड को रिड्यूस करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करेंगे, तो कैसे पता चलेगा, एक दूसरे देश को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। तो ये ऑन साइट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन वाला भी कंसेप्ट इसमें था। फिर तकनीक, राष्ट्रीय तकनीकी साधन जैसे कि नेशनल टेक्निकल मीन्स उपग्रह से संबंधित उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, विश्वास निर्माण आदि तंत्र को बनाने की भी थी इसमें। हथियारों की सीमा, इस संधि के तहत दोनों देशों में अधिकतम जो है 1550 परमाणु वारहेड होने चाहिए। 700 तैनात मिसाइल एवं बम बर्फक की सीमा निर्धारित की गई थी। तो इसमें मतलब इस टाइप से था। इसकी जो समाप्ति के बाद जो है अब ये गहरा जो है एक चिंता का विषय हो गया है। अलग अलग टाइप से जो है किस तरीके से जो है ट्रीटी साइन होती गई है उसको हम देख लेते हैं। कि स्टार्ट 1 जो ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 91 में जो है वो साइन हुआ था। 1994 से ये प्रभावी हो गया। उद्देश्य इसका ये था कि जो 35% जो है परमाणु हथियार उनको जो है रिड्यूस करना, उसमें कटौती करना। प्रमुख सीमाएं क्या थी, दोनों देशों में जो है परमाणु वारहेड्स की संख्या 6000 और मिसाइल बमबर्सों की संख्या 1600 तक की सीमित कर दी गई थी। ठीक है, जैसे कि वारहेड्स 6000 और मिसाइल लॉन्चर 1600। ठीक है, फिर परमाणु यह संधि तत्कालीन लगभग 30% तैनात परमाणु शस्त्रों को सफलतापूर्वक कटौती करके 5 दिसंबर 2009 तक समाप्त हुई। और इसके बाद जो है दूसरा आया हमारा स्टार्ट 2, दूसरे कड़ी नियम के साथ। स्टार्ट 1 की सफलता के बाद परमाणु हथियारों को और कम करने की कोशिश की गई है। 3 जनवरी 1993 को जो है फिर ये साइन किया गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। इसमें जो है स्टार्ट 2 में जो है कुछ और चीज़ें ऐड की गई। इसका मुख्य था कि एक ही मिसाइल पर कई वारहेड्स होते हैं, मल्टीपल वारहेड्स जो होते हैं एक ही मिसाइल पे, उसको प्रतिबंधित करने का जो है इसमें किया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, विफलता क्या हुआ कि अमेरिका 96 और रूस 2000 में दोनों ने इसकी पुष्टि की थी, लेकिन परिवर्तन में नहीं आ पाया, इन्फोर्स नहीं हो पाया। इसमें शामिल होने की पुष्टि की गई लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हुआ है। अमेरिका द्वारा वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से हटने के विरोध में रूस ने 2002 से इस संधि से हटने की भी घोषणा कर दी। तो स्टार्ट 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है शॉर्ट आया, मतलब जो है स्टार्ट 3 आने वाला था तो वो ना आकर के शॉर्ट आया। शॉर्ट को क्या है कि वही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो जूनियर थे और साथ में व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो है इसको साइन किया गया 2003 में। इसके अंतर्गत जो है तैनात वार हेड्स की संख्या को घटा करके 1700 से लेकर के 2200 के बीच में रखा गया। और स्टार्ट 1 की संधि के तहत जो कड़े नियम बनाए गए थे, सत्यापन वेरिफिकेशन का जो प्रावधान नहीं था, इसके लिए लचीला समझौता माना गया। मतलब जो स्टार्ट 1 में जो ट्रीटी में जो बहुत सारी चीज़ें थी कि निरीक्षण, सत्यापन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये स्टार्ट जो है 3 में जो है शॉर्ट में जो है ये चीज़ें लागू नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब लचीला जो है कमजोर कानून माना गया। 2012 तक प्रभावित रहने के बाद 5 फरवरी 2011 को न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है लागू की गई। इसके बाद जो है शॉर्ट का जो है एक तरीके से आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो 2010 से 26 तक के बीच में चली। ठीक है, 5 फरवरी 2011 से ये प्रभावी हुई। इसमें अधिकतम जो वारहेड्स जो है वो 1500 जो है कि 1550 के आसपास जो है शामिल थे हमारे, और 700 तैनात, 800 तैनात गैर लॉन्चर जो मिसाइल जो है इसमें शामिल थी। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 2021 से 5 वर्ष तक के अंतिम विस्तार दिया गया, जिसकी अवधि 5 फरवरी 2026 तक आधारिक रूप से समाप्त हो गया। रूस ने वर्ष 2023 में इसमें अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया और साथ में इसके स्थान पर कोई नया समझौता मौजूद नहीं है। तो 2023 के बाद से जो है एक तरीके से 1-2 साल एक्सटेंशन में चला, लेकिन 2026 से ये पूरा जो है ये लैप्स कर गया है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक। अरब यूनियन जो बोलते हैं, अरब लीग जो है वो क्या देश है, इसको एक बार में देखा जाए तो मार्च 22 को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, काहिरा, मिस्र में। कुल सदस्य देश इसके 22 हैं। लैंग्वेज ऑफिशियल इसका अरबी है। और अभी इसके महासचिव जो है मिस्र के अहमद अबुल घीत जो हैं इसके। अभी जो है द्वितीय अरब भारत विदेश मंत्री की जो बैठक हुई है भारत मंडपम में हुई है दिल्ली में। इसकी सह अध्यक्षता मतलब को प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया के विदेश मंत्री हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के जो है विदेश मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार हैं। इसमें टोटल 22 देश हैं। 22 देशों को अगर देखा जाए कि कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें, तो एक बार इस पर भी हम लोग नज़र देख लेते हैं कि अरब देश में मुख्यतः जो है
अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मारितानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यमन है। एक्चुअल में ये जो है हमारा जो मिडिल ईस्ट है और साथ साथ जो है नॉर्थ अफ्रीका जो है उसके मोस्ट ऑफ द मुस्लिम देश जो है इनका लैंग्वेज अरबी टाइप का है, वो इसके जो है मेंबर है। और इसको अगर देखा जाए कि इसके बीच में हमारी क्या क्या वार्ता हुई, तो ये जो घोषणा पत्र हुआ वो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। पृष्ठभूमि ये है कि पहले विदेश मंत्री की बैठक जो है 2016 में बहरीन के मनामा शहर में हुआ था, और जबकि भारत अरब साझेदारी की औपचारिक शुरुआत जो है मार्च 2002 में ही हो गई थी। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत और अरब लीग के बीच में जो है वो समिट कब 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 हुआ है, तो 2002 में जो है औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो पहली विदेश मंत्री की बैठक 2016 में हुई थी। की जो है पार्टनरशिप सहयोग की बात की जाए तो इंडिया अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जो है 2026 से लेकर के 28 तक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। वर्ष 2026 के अगले 2 वर्ष तक के लिए ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास सहित जो है ये सब चीज़ों का रोड मैप तैयार किया गया। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, ये सब चीज़ों को लेकर के आपस में सहयोग करने के लेकर के टेक्निक ट्रांसफ़र के लेकर के सहमति बनी है। फिर इनोवेशन और स्पेस रिसर्च में स्टार्टअप्स और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो भी नए कुछ मतलब जो है टेक्निक्स वगैरह आती हैं, तो उसको जो है वर्टिकली जो है एक दूसरे देशों का सहयोग किया जाएगा। फिर राजनयिक प्रशिक्षण की बात की जाए तो जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं उनके प्रशिक्षण से संबंधित सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान और अरब लीग के देशों के बीच में राजनयिक के प्रशिक्षण के लिए आदान प्रदान का कार्यक्रम जो है विस्तार किया गया है। फिर व्यापार से संबंधित अगर देखा जाए तो जो लोकल करेंसी होती है इंडिया की रुपीज़ और जो है बाकी देशों की जो करेंसी है उसमें लोकल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई, ताकि जो अमेरिकी डॉलर पे जो निर्भरता है, हमारा डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाए। फिर मेक इन इंडिया के तहत जो इंडिया में डिफेंस आइटम्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके सह उत्पादन मतलब को प्रोडक्शन की बात भी संभावनाएं जो हो सकती है उसको तलाशने की कोशिश की गई। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए जो है सदस्य देशों और भारत के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों को आवृत्ति बढ़ाने की भी सहमति दी गई है। द्विपक्षीय मतलब बायलेटरल भी होगा और मल्टीलेटरल भी जो है वो किया जाएगा। फिर जो समुद्र जो सोमालिया वगैरह के पास जो है गल्फ ऑफ एडन में भी, रेड सी वगैरह में जो मतलब जो है पायरेसी वगैरह जो होता है, पायरेट्स वगैरह जो होता है, समुद्र डकैत वगैरह होते हैं, तो उससे निपटने के लिए दोनों पक्षों में नौसेनाओं के बीच समन्वय और सूचना साझा करने पर भी जोर दिया गया है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित भी जो है मतलब एक हब बनाने की बात की गई है। एक नेशनल एनर्जी जो इंडिया का जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, उसमें जो है अरब लीग की भागीदारी की इसमें बात की गई है। साथ साथ जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अरब लीग के अधिक से अधिक देशों को इसमें शामिल करने और साथ साथ जो है सोलर एनर्जी की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए भी इसमें आह्वान किया गया। तो बेसिकली जो है ये अरब लीग से संबंधित हमारा ये था कि मतलब अरब लीग में कौन कौन से देश हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ जो है हमको जानना रहता है। इसके अलावा जो है फ़िलिस्तीन से संबंधित जो है, जैसे फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, 2 नेशन थ्योरी है, तो ये जो है विवाद जो चल रहा है उसको सॉल्यूशन के लिए जो है फ़िलिस्तीन के विदेश मंत्री के साथ जो है भारत के विदेश मंत्री की जो है द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके अंतर्गत जो है फ़िलिस्तीन में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कैसा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो है सहयोग बढ़ाने की बात भारत के द्वारा की गई है। और साथ साथ जो है जो महत्वपूर्ण जो है इंडिया को ये माना गया है इसमें कि इंडिया का रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छा है, फ़िलिस्तीन के साथ भी अच्छा है, तो एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में इंडिया जो है कार्य कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में जो है ये दोनों देशों के बीच में जो है विवाद को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस चीज़ को भी इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 16th भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन। 16वां जो है शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ। इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे था उसके जो है चीफ गेस्ट भी जो है यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे, और इनके बीच में जो है हम और उनके बाद जो है हमारा जो डील साइन हुआ उसको हम बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल डीड। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो इस प्रतिनिधिमंडल में एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लिएथन, ये इनके साथ जो यूरोपियन यूनियन की विदेश और सुरक्षा के और भी जो मतलब जो व्यक्ति थे, मंत्री थे, सदस्य थे, वो इसमें पार्टिसिपेट किए। इसके अंतर्गत जो है अगर याद करने वाली बात है, क्योंकि इतना डिटेल्स जो है ज़रूरत नहीं पड़ता हमको, कुछ याद करने वाली बातें जो है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ गया था। पहली बार यूरोपियन संघ के शीर्ष नेता भारत में गेस्ट ऑफ ऑनर एज ए चीफ जो है रिपब्लिक डे में सम्मिलित हुए। ठीक, फिर गणतंत्र दिवस के परेड पर यूरोपियन यूनियन जो होता है उसके सैन्य स्टाफ, जिसको हम क्या बोलते हैं अटलांटा, और यूरोपियन यूनियन का नौसैनिक अभियान जिसको बोलते हैं एप्सिडेस, ये जो है संयुक्त रूप से इसमें शामिल हुए। साथ साथ जो है इसमें 2030 तक का जो है
एक मतलब विजन रखा गया कि 2030 तक हमारा व्यापार, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसको जो है फॉरवर्ड किया लुकिंग की तरह देखा जाएगा। 5 प्रमुख स्तंभ जो हैं इसमें, एक तो है समृद्धि और स्थिरता की बात की गई, प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस। चौथा है कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल चैलेंज, और साथ साथ जो है सक्षम कारक इनेबलर, जिसमें कि स्किल को डेवलप करना, मोबिलिटी को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, साथ साथ जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना इसमें शामिल है। ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मतलब जो साइन किया गया है, उसे मील का पत्थर बताया गया है और मदर्स ऑफ ऑल ट्रेड बताया गया है। साथ साथ जो है यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो 27 जनवरी को ये डील साइन हुआ, तो उसी को प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 27 देशों के साथ 27 के संयोग के रूप में जो है रेखांकित किया। तो 27 के संयोग के रूप में किसके साथ हमारा जो है डील को रेखांकित किया गया है, तो 27 देशों के ग्रुप समूह यूरोपियन यूनियन को 27 जनवरी को जो है हमारा डील जो साइन हुआ था, उसको जो है 27 के संयोग के रूप में रेखांकित किया गया है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो रिश्ता है, अगर उसको देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में जो है हमारा जो व्यापार है उनके साथ जस्ट जो है दोगुना हो गया है, 180 बिलियन यूरो डॉलर का है। भारत में जो है 6000 से अधिक जो है यूरोपियन कंपनियां जो हैं वो कार्य कर रही हैं, और उनका निवेश 120 बिलियन यूरो से अधिक का है। यूरोपियन यूनियन में भारत की लगभग 1500 से अधिक कंपनियां जो है कार्य कर रही हैं, और यूरोपियन यूनियन में भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो का है। तो ये व्यापार से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हुई। फिर जो है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, फिर जीआई मतलब जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित जो है जो समझौते होने चाहिए, और उसके लॉ को प्रोटेक्शन से संबंधित भी जो यहाँ पे अपनी अपनी टीमों को ये हुआ कि जो हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसको शीघ्र जो है उसको मतलब जो है पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो है ट्रेड से लेकर के, कनेक्टिविटी से लेकर के, फिर पर्यावरण से लेकर के, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में एक सीबाम चलता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, तो उसको जो है किस तरीके से जो है वो मतलब इंडिया को एडजस्ट करना है, और उससे लेकर के जो है बात कुछ बनी है। तो इसमें ये देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिया में जो है सस्ती होंगी, महंगी होंगी, क्या तो उसको अगर देखा जाए, ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सफल समापन पर शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत को लाभ होने वाले ने भारत के 90% से अधिक उत्पाद जो होंगे, जिसमें खास करके कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मा, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में यूरोप में जाकर के जो है वो लगभग जो है या तो जीरो टैरिफ लगेगा या तो बहुत निग्लिजिबल टैरिफ लगेगा, थोड़ा बहुत। रिफाइंड फ्यूल पे जो है $15 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक्स पे $11.3 बिलियन, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील, फार्मा निर्यात में जो है प्राथमिक पहुंच, और यूरोपियन घरेलू मार्केट कम प्रतिस्पर्धा का मार्केट इंडिया को शामिल करना पड़ेगा। जब इंडिया की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। कुछ चीज़ों को प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है, उसमें अगर देखा जाए प्रोटेक्टेड में, तो हमारा इंडिया का डेयरी, चीनी, बीफ, राइस और जो संवेदनशील जो कृषि उत्पाद हैं उसको जो है ऊंचे शुल्क बने रहेंगे, मतलब उसमें जो है टैरिफ जीरो नहीं किया जाएगा, ताकि जो है इंडिया का जो है चीज़ें वो इंडिया की जो बनी हुई चीज़ें इंडिया में ही रहे, और विदेश से आने वाली चीज़ें इंडिया का मार्केट, इंडिया का बिजनेस को ख़राब न करे। यूरोपियन ऑटोमोबाइल या मदिरा जो है उस पर ग्रेडेड उदारीकरण की व्यवस्था की गई है, मतलब धीरे धीरे जो है जो यूरोप से आने वाले ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल कार वगैरह है और जो वाइन्स वगैरह हैं, उस पर धीरे धीरे जो है टैरिफ को जो है रिड्यूस किया जाएगा। अगर देखा जाए तो यूरोप में जो बनने वाली शराब है उन पे जो 150% का जो टैरिफ लगता है उसको घटा करके 75%, बाद में जो है 20% तक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर बात ये इसमें किया गया कि मशीनरी और रसायनों पर जो है शुल्क कम से कम लगेगा। फिर जो गाड़ियाँ कम्प्लीटली जो है यूरोप में बनती हैं और इंडिया में डायरेक्टली आती हैं, पूरी तरह से निर्मित कार, उसमें जो है 110% का जो टैरिफ लगता है उसे घटा करके 10% कर लिया जाएगा। कोटा के आधार पर किया जाएगा कि इतने कोटा मतलब इतने अमाउंट तक की गाड़ियों को पर्टिकुलरली जो है टैक्स छूट मिलेगा, उससे ऊपर अगर जो है इंपोर्ट होगा तो फिर नॉर्मल 110% का टैक्स लगेगा। फिर जो है कल पुर्जे जो एंसिलरीज वगैरह होती हैं, ऑक्सिलरी जो होती हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं कारों के, तो उस पर जो भी है टैरिफ जो है ख़त्म करने की बात की गई है। फिर ऑलिव ऑयल पे जो है जो टैक्स वगैरह लगता है 45%, उसको 5 सालों के बाहर ग्रेडेड मैनर में धीरे धीरे जो है जीरो कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब जो है हमारे और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है चीज़ें साइन हुई हैं। गाजा पर बोर्ड ऑफ पीस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस बोर्ड ऑफ पीस को गठन किया गया गाजा के सॉल्यूशन के लिए। गाजा क्या है? एक तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये दो पार्ट है फिलिस्तीन के, इनके बीच में जो है इजराइल जो है देश बसता है। ये दोनों के बीच में पिछले 2 सालों से लड़ाई चल रहा है। तो ये जो मियासकारी जो संघर्ष चल रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए कूटनीति के तौर पे जो है
डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गठित किया गया है। ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो रखा गया था सॉल्यूशन के लिए, उनके बीच में पीस के लिए, इजराइल और फिलिस्तीन के, उसको देखते हुए इसको गठित किया गया है। ये जो एक तरीके का ये जो कदम है, इसको विवादास्पद माना जा रहा है, डिस्प्यूटेड माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है जितने भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ करते थे, उसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है रिजोल्यूशन किया जाता था। लेकिन ये दोनों को बाईपास करके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस को गठन किया गया। अब इसको जो है ये एक तरीके से जो है बोर्ड होगा, सदस्यों का मेंबर होगा, तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनको इनविटेशन दिया गया है कि आप इसमें आइए और इसमें इसके मेंबर बनिए। तो मेंबर बनने के लिए 2 कंडीशन दिया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता के लिए 2 मेंबर दिया गया है। एक होगा डोनेशन और सदस्यता, जिसमें जो देश पहले वर्ष के भीतर $1 बिलियन का जो है योगदान देंगे तो उन्हें पूर्ण सदस्य मिल जाएगी, वो परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। दूसरा जो है जिसको इनविटेशन दिया गया है, वो 3 साल तक जो है जुड़े रहेंगे बिना किसी शुल्क के, तो मेंबर रहेंगे। 3 साल के बाद अगर उनको रिन्यूअल करना है तो वो रिन्यूअल जो है बोर्ड ऑफ जो चेयरमैन है डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा कि उनको रिन्यूअल किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन अगर वो पैसा दे देते हैं $1 बिलियन, तो ये परमानेंट इसके मेंबर हो जाएंगे। इसको एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जगह पर ये काम करेगा। भविष्य में और भी कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन के लिए जो है इसको ऐसा देखा जा रहा है। जो फंड होगा उसका उपयोग क्या किया जाएगा, बोर्ड ऑफ पीस के जो फंड व्यय और वित्तीय स्वेच्छाएं होंगी उससे फंडिंग किया जाएगा, और एकत्रित राशि जो होगी, जैसे जो मेंबरशिप वगैरह जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके थ्रू जो है यहाँ पे पैसा आएगा और एकत्रित राशि होगी, उसका उपयोग जो गाजा में युद्ध के समय जो नुकसान वगैरह हुआ है उसके पुनर्निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेज हुआ है उसको विकास के लिए किया जाएगा। बोर्ड के सभी अंतरिम फैसले जो है चेयरमैन के द्वारा किए जाएंगे। चेयरमैन कौन है इसमें, डोनाल्ड ट्रंप है। इसमें 62 देशों को आमंत्रित किया गया था, इसमें इंडिया भी शामिल है, और इसमें कुछ देश जो है वो मतलब सहमति देकर के उसके परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। दूसरा कुछ जो है अस्वीकार चाहे मतलब गैर प्रतिबद्ध, कुछ कमिटमेंट नहीं किए हैं, उसमें ज़्यादातर यूरोप के देश हैं और इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। इसको अगर देखा जाए तो इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके मेंबर कौन कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसके चेयरमैन होंगे, मार्को रूबियो जो कि कूटनीतिक संबंधों के प्रभारी होंगे, निकोले म्लाडेनेव जो होगा गाजा के प्रति जो उच्च प्रतिनिधि होंगे गाजा हित के लिए और गाजा के नागरिकों के प्रशासन और बोर्ड के मध्य संबोधन करेंगे, जोरेड कुशनगर जो ट्रंप के दामाद हैं क्षेत्रीय शांति और निवेश के लिए बात करेंगे, टोनी ब्लेयर जो है पूर्व जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय रखेंगे, अजय बंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, वित्तीय ढांचे और बड़े पैमाने पर फंडिंग का प्रबंधन करेंगे, मार्क रोवन जो कि अपोलो ग्लोबल निजी निवेश और पूंजी जुटाने का कार्य करेंगे, स्टीव विटकॉफ मध्य पूर्व हेतु अमेरिकी विशेष दूत और वार्ता कार्यान्वयन करेंगे, और रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर जो है अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार रहेंगे। तो मतलब इसमें देश किसी देश से के पुराने राजनेता, नए राजनेता, साथ साथ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसके भी जो है टॉप मोस्ट जो है मेंबर जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसमें जो है एक तो ये यूनाइटेड नेशन को जो है बाईपास करके जो है एक एडहॉक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए इस देश में आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने जो है इसमें अपनी जो है कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है कि हम इसमें जो है शामिल हो जाएंगे। अमेरिका इसमें क्या है कि बोर्ड का नेतृत्व करेगा, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। इजिप्ट क्या करेगा, मिस्र गाजा की सीमा प्रबंधन और हमास का मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। सऊदी अरब पुनर्निर्माण के लिए मुख्य वित्तीय सहायता और निवेश करेगा। यूएई क्या करेगा, प्रशासनिक सुधार, शहरी नियोजन में तकनीकी सहायता देगा। और जॉर्डन जो है वो मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवाओं को के प्रबंधन से कार्य करेगा। इंडिया ने इसको कुल टोटली जो है डी-हाइफिनेशन के पॉलिसी के रूप में जो है इम्प्लीमेंट किया। डी-हाइफिनेशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक चीज़ को लिंक करके दूसरी चीज़ को जो है इम्पेक्ट करना, प्रभावित करना, डिसीजन लेना, ये काम नहीं करेगा। ये एक चीज़ सेपरेट है, दूसरी चीज़ सेपरेट है। हम जो है अगर शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं गाजा में, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी से संबंधित जो है चाहे पीस बोर्ड है उसमें सम्मिलित हो जाए, तो हम डी-हाइफिनेशन रहेंगे। और इंडिया का जो पहले से ही कूटनीति यही है कि भाई हम 2 नेशन थ्योरी को जो है फॉलोअप करते हैं। मतलब एक फ़िलिस्तीन कंट्री रहेगा और इजराइल कंट्री रहेगा और पीसफुली जो है कोएग्जिस्टेंस हो जाएगा और दोनों को मान्यता मिले, ऐसा जो है इंडिया का मतलब इंडिया का जो है विजन है इसके मामले में। क्षेत्रीय प्रभाव की और इंडिया ने इसमें जोर दिया है कि पीस रहे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ह्यूमैनिटी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लास्ट माइल तक जो पहुँचे। तो ये सब चीज़ें इंडिया की ओर से किया गया है। रहा बात इंडिया के मेंबर बनने का, तो इंडिया टोटली जो है इसका मेंबर जो है बनने के अगेंस्ट में है, बनना नहीं चाहता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नेंस समिट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 में जो हुआ है इससे संबंधित। ये जो है वर्तमान वैश्विक शासन जो है नवाचार, भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए दुनिया का एक सबसे प्रभावशाली मंच बन चुका है। गवर्नेंस को लेकर के डिस्कशन करने वाला ये सबसे बड़ा समिट है। 2013 से जो है लगातार जो है हर साल ये यूएई में के दुबई में गठित किया जाता है।
इसको देखा जाए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 को हुआ था यूएई में। थीम क्या था इसका? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट जो है इसका थीम था। ये जो है 5 थीम, ये एजेंडा थीम के जो है 5 प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? एक है वैश्विक शासन, दूसरा सामाजिक कल्याण, आर्थिक निवेश, शहरी भविष्य और उभरते मोर्चे। इसमें जो है देशों के अलावा जो है बहुत सारे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन, प्रतिबंधन, सरकार, राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, ये सब चीज़ें भी शामिल होते हैं। इस बार जो है ये सबसे बड़ा समिट अभी तक का हुआ है, जिसके अंतर्गत 700 से अधिक कंपनियों के सीईओ, 87 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक और 80 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधानों केंद्रों ने भी इसमें भाग लिया। एआई पे इस पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ साथ जो है वैश्विक संस्थानों की भूमिका को भी इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी जैसे वैश्विक निकायों की सक्रिय भागीदारी भी रही। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधक निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमानों के ऊपर विचार साझा किया। इसमें जो है सम्मेलन के 3 दिनों के दौरान जो है 445 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। साथ साथ जो है भविष्य की नीतियों को दिशा देने के लिए विश्व भर में नॉलेज पार्टनर के सहयोग से 36 जो है रणनीतिक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें जो है भारत की भूमिका अगर देखा जाए तो भारत इस मंच पर एक विश्व बंधु के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। साथ साथ जो है 2026 के जो है वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में जो है भारतीय मीडिया विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं ने तकनीकी विकास और समावेशी शासन पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती से रखा। इसमें जो है वैश्विक पुरस्कार के रूप में जो है दिया जाता है, तो 4 बाटों में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक है बेस्ट मिनिस्ट्री अवार्ड, मोस्ट रिफॉर्म्ड गवर्नमेंट ग्लोबल अवार्ड, और तीसरा जो है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड चौथा हो गया, और तीसरा जो है दुबई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है। तो 4 अवार्ड मिलते हैं। इस बार इंडिया के जो है एक भारतीय शिक्षिका है रूबल नागी, इनको जो है $1 मिलियन का इनाम दिया गया है एज ए ग्लोबल टीचर प्राइज के रूप में। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जो है वो किस समिट में मिलता है, तो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में मिलता है। इंडिया की ओर से इस बार किसको मिला 2026 में? तो रूबल नागी को $1 मिलियन का अवार्ड दिया गया। हर साल जो है वर्ल्ड गवर्नेंस समिट होता है यूएई में, मतलब यूएई के दुबई के शहर में ये जो है समिट होता है। इस बार का जो है थीम था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागरीय संधि, हाई सी ट्रीटी, BBNJ इसको बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये पहले हमें ये समझते हैं कि ये हाई सी क्या होता है और ये बायोडाइवर्सिटी एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो हाई सी एरिया ये है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, चाहे कोई भी देश है, तो उसकी जो लैंड बाउंड्री है, जैसे इंडिया अगर ये है तो इसकी जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री से समुद्र की तरफ जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इस पे इंडिया जो है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अधिकार है इंडिया को। ऐसे ही जो भी देश उसके समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर हम श्रीलंका देखें, मालदीव देखें, ये यूएसए, कोई भी छोटा बड़ा देश देखें, तो 200 नॉटिकल माइल तक जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो समुद्री एरिया होता है वो जो है वो एक तरीके से इंटरनेशनल वाटर हो जाता है, किसी देश का जो है एक्सक्लूसिवली उस पर जो है ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता है। तो वैसे एरिया को, समुद्री एरिया को हम बोलते हैं हाई सी एरिया। और उस हाई सी एरिया में जो है मतलब जो है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से संबंधित अगर कुछ कानून बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब किसी एक देश के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होकर के बाहर का एरिया जो है वो उस बायोडाइवर्सिटी एरिया को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो वही जो है BBNJ एग्रीमेंट है हमारा। इसको डेफिनेशन के रूप में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की जो परिभाषा है उच्च महासागरीय संधि, महासागर संधि जिसको बोला जाएगा, तो एग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये हुआ BBNJ का फुल फॉर्म। ये 19 जून 2023 को न्यूयॉर्क में जो है अपनाया गया था, साइन किया गया था। अब जैसे कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एग्रीमेंट होता है, चाहे क्लाइमेट चेंज से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, चाहे वीपन के प्रोटेक्शन से संबंधित, तो उसके 2 स्टेप होते हैं। किसी देश के द्वारा चाहे किसी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको प्रपोज किया जाता है। प्रपोज करने के बाद जो है देश उस पर साइन करते हैं। पहले एक सिग्नेचर ही होता है, जैसे इंडिया ने उसको साइन कर लिया, यूरोप ने साइन कर लिया। साइन करने के बाद क्या होता है कि साइन क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। फिर बाद में उसको जब इंडिया में वो चीज़ आ जाती है साइन करने के बाद, तो उसको रेटिफाई करना पड़ता है।
कोई भी देश के जो है नेता राजनेता जो है उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर उसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद उसको अपने देश में उसको रेटिफाई कराना पड़ता है, एक तरीके से पास कराना पड़ता है। ये रेटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग देशों के लिए अलग होता है। जैसे इंडिया में अगर रेटिफिकेशन की बात की जाए तो केवल कैबिनेट के द्वारा जो है सर्वसम्मति से अगर हाँ बोल दिया जाए तो वो रेटिफाई मान लिया जाता है। यूरोप की पार्लियामेंट में मेजोरिटी के द्वारा जो है उसको वोटिंग के थ्रू पास कराने के बाद ही उसको रेटिफाई माना जाता है। अगर 145 देश इसमें शामिल साइन कर चुके हैं और 60 देशों के द्वारा अगर इसको रेटिफाई कर दिया जाता है तो ये जो है इन्फोर्स हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में 86 कंट्री जो है 2026 तक जो है इसको रेटिफाई कर चुके हैं। तो मतलब ये जो है प्रभावी हो चुका है। कब से? 17 जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो चुका है। इसको कानूनी मान्यता इंटरनेशनली जो है मिल गया है। इंडिया की भूमिका देखा जाए तो इंडिया ने है इसको साइन तो कर दिया लेकिन अभी रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया बोलता है कि ब्लू इकोनॉमी के लिए ये सबसे बढ़िया प्रतिबद्धता है, सब कुछ सही होगा, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई इसलिए नहीं किया गया है कि कुछ हमारे देश की जो है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है इसके पूरे जो है क्लॉज वगैरह को समझने के बाद ही इंडिया इसको रेटिफाई करेगा। अभी ये विचाराधीन है। हाई सी एरिया का जियोग्राफिकली स्प्रेड देखा जाए तो अभी जितने भी समुद्र हैं उसका 43% हिस्सा जो है पृथ्वी का जो है अर्थ का 43% हिस्सा जो है वो हाई सी में आता है और जो ओशियन है उसका 64% हिस्सा जो है वो हाई सी में आता है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो 30x30 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको विधि का आधार प्रदान करना, मतलब उसको लीगल जो है बेस प्रदान करना। अब ये 30x30 क्या है? तो 30x30 का जो लक्ष्य है कि 2030 तक विश्व में कम से कम 30% जो हमारा जो है विश्व के जो 43% जो है महासागर है धरती के, तो उस प्रशांतीय महासागर में 30% जो है ओशियन जो हाई सी है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में बदलना। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य है। उसी के अंतर्गत जो है इसको BBNJ हाई सी एग्रीमेंट को जो है साइन और रेटिफाई किया गया है। BBNJ के की पिलर्स अगर देखा जाए तो इसमें एक है कि पहला 4 पिलर्स है इसके मुख्य हैं। इसमें पहला है मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जो समुद्र के अंदर जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करना और अगर यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसको या न्याय संगत होना चाहिए और समताल मूलक होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और मतलब जो है ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्री हैं उनके द्वारा एक तरफा इसका एकाधिपत्य हो जाए और वो उन पर क्लेम करें, या मतलब जो अमीर देश हैं उनका जो है हेगमोनी हो जाए। तो उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात करता है। फिर ABMT बोला जाए तो क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण। इसमें क्या है कि ओवर फिशिंग वगैरह जो होती है, अनसस्टेनेबली कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करके प्रदूषण को बढ़ा करके जो चीज़ें होती हैं उस पर रोक लगाने की बात की गई है। और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में जो है स्थापना करने के लिए जो है इसमें बात की गई है। इसमें हाई सी एरिया में जो मछली पकड़ने, जहाज चलाने और जो माइनिंग से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उसको सीमित करने के लिए जो है और पारिस्थितिकी जो होती है, इकोलॉजी जो होती है उसको संवेदनशील होता है, ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, क्षमता निर्माण और समुद्री तकनीक का हस्तांतरण होना चाहिए। इन द सेंस कि जैसे विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो इस सबका जो है एक जो है मतलब सभी देशों का जो है हाई सी एरिया पे जो है बराबर का अधिकार है। जो अल्प विकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से जो है वो विकसित देशों से पीछे हो जाते हैं। तो विकसित और विकासशील देशों का ये जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह करें। और साथ साथ जो है कोई व्यावसायिक कॉमर्शियल चीज़ें होती हैं एक्सप्लोरेशन से संबंधित, जैसे कि डीप माइनिंग होगा, चाहे कार्बन कैप्चर से संबंधित जो प्रोजेक्ट वगैरह होंगे, तो उसको शुरू करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। तो क्या है कि एक तो मरीन जेनेटिक रिसोर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित है, फिर जो है क्षेत्रीय प्रबंधन जो होता है माइनिंग वगैरह से संबंधित, और हाई सी एरिया में जो ओवर फिशिंग वगैरह था उसको संबंधित जो है प्रोटेक्शन की बात की गई है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई है। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ें हैं। और इसको जो है इसमें फंडिंग के लिए यही बोला गया है कि इसमें जो है एक तो या तो वैश्विक स्तर पे जो है स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड, विशेष निधि फंड, चाहे ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है, ऐसे जाके ट्रस्ट फंड वगैरह जो है डेवलप किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जो चीज़ें साइन होंगी, रेटिफाई होंगी, जो कानून बनेगा वो बाध्य होगा। जैसा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉ ऑफ सी बेड जो है उसी के तर्ज पे जो है इसको विधिक रूप अगर दिया जाएगा तो वो जो है बाध्यकारी हो जाएगा। संस्थागत ढांचे की बात की जाए तो अगर ये इन्फोर्स हो जाता है तो सम्मेलन COP के रूप में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी के रूप में जो है इसका हर साल जो है समिट होगा, सचिवालय इसको स्थापित किया जाएगा और एक वैज्ञानिक और तकनीकी निकाय और एक क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है UAE के राष्ट्रपति का भारत यात्रा। ये UAE के जो राष्ट्रपति है उनका 2026 का आधिकारिक यात्रा था। राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ये 19 जनवरी को इंडिया में आए थे। क्या मतलब इनके बीच में जो है हमारे और इंडिया के बीच में क्या क्या इसमें समिट में इनके विजिट में क्या क्या चीज़ें होकर आई। तो ये जो है भारत
यूएई ने भारत की 2026 की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है उसका समर्थन दिया है। भारत ने यूएई के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस जो है समिट होगा 2026 में, उसको समर्थन दिया है। फिर इसके अलावा जो है कुछ कुछ जो है चीज़ें हमारे में परमाणु से ऊर्जा को लेकर के, डिफेंस को लेकर के और इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ साझेदारियाँ, कुछ जो है एग्रीमेंट हुआ है। अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो भारत के गुजरात राज्य में और यूएई के निवेश मंत्रालय के बीच में धोलेरा जो पोर्ट है उसके एक मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट से संबंधित जो है वो एक सहयोग, एक एमओयू साइन हुआ है। फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और यूएई के अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में अंतरिक्ष उद्योग विकास एवं वाणिज्य सहयोग हेतु संयुक्त पहल पर आशय पत्र जो है जारी किया गया है। फिर इंडियन रिपब्लिक और यूएई के बीच में जो है स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस पार्टनरशिप होता है उससे संबंधित जो है आशय पत्र जो है जारी किया गया है। फिर इंडिया के जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो एएमसी है और अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी एंडोक गैस के बीच में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बिक्री और खरीद से संबंधित जो है समझौते साइन किए गए हैं। साथ ही साथ जो अपेडा जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, उसके बीच में और यूएई के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच में जो है खाद्य सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं पर एमओयू साइन किया गया है। इसके अलावा जो है कुछ घोषणाएं की गई हैं और या सहमति बनी है। सहमति जिसमें बनी है उसमें देखा जाए तो सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी भारत में यूएई के समर्थन से। 2032 तक जो है बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करके तक जो है दोगुना करने का टारगेट रखा गया है। फिर दोनों देशों के बीच में असैन्य परमाणु सहयोग को संवर्धित करना, मतलब जो है सिविलियन यूज के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे संबंधित जो है सहयोग को आगे बढ़ाना है। फिर गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो कि गांधीनगर में है, वहाँ पे यूएई कंपनी फर्स्ट आबू धाबी बैंक, फैब बैंक बोलते हैं, और डीपी वर्ल्ड के कार्यालय को खोला जाएगा और संचालन किया जाएगा। फिर डिजिटल डाटा दूतावासों की स्थापना की संभावना का अन्वेषण भी किया जाएगा और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। ये हाउस ऑफ इंडिया क्या है कि भारतीय कला विरासत और पुरातत्व संग्रहालय युक्त सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर युवाओं का आदान प्रदान को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो हुआ हमारा डिस्कशन, यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे उनके आने के बाद इंडिया और यूएई के बीच में क्या क्या जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ है 2026 का, उससे रिलेटेड। इसमें क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर जो है इसका सम्मेलन होता है। 19 से 23 जनवरी के बीच में 2026 में 56वां वार्षिक बैठक जो है इसका ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसका ये था, संवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ द डायलॉग। इसका उद्घाटन के द्वारा किया गया था जो है ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार जोनाथन बैटिस्ट की परफॉर्मेंस के थ्रू जो है इसकी शुरुआत की गई। चीफ गेस्ट इसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, फिर जो है यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी, इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति, फिर फ्रेडरिक मर्ज जर्मन के चांसलर, जेवियर मिले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, मतलब इस टाइप के बड़े दिग्गज जो है इसमें शामिल थे। इंडिया की ओर से इस बार जो है प्रधानमंत्री ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके बिहाफ पर जो है अलग अलग मंत्रिमंडल, अलग अलग स्टेटों के चीफ मिनिस्टर वगैरह इसमें शामिल थे। इंडिया इनमें इसमें जो है अपनी चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था के नाम पर जो है अपनी छवि को मजबूत करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट किया। इसमें सुरक्षा की गारंटी इसमें स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया था, जिसमें 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए थे और कुल इसमें जो खर्चा उसकी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो है 40 से 50 मिलियन डॉलर का स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है बियर किया गया था। इसमें जो है तेलंगाना ने अपना राइजिंग विजन और केरल ने जो है ना ईएसजी आधारित जो विकास मॉडल जो है इस मंच पे जो है प्रस्तुत किया। साथ साथ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको अगर 6.5% तक इंडिया अगर कंटिन्यू करता है तो 2030 तक जो है इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ करके 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो इस बार जो पार्टिसिपेशन था, उनकी मुख्य घोषणा ये थी कि अमेरिका फर्स्ट उनका एक जो है नीति है और वैश्विक सुरक्षा ढांचे को पुनर्परिभाषित करने के लिए उन्होंने इस मंच का उपयोग किया। फिर गाजा जो शांति योजना चल रहा है उसके अंतर्गत उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 20 सूत्रीय शांति समझौते को लेकर के जो पॉइंट रखा है उसको उन्होंने जो है एडवोकेट किया, उसके लिए वकालत की और साथ साथ जो है वैश्विक नेताओं को से अपील किया कि वो इसमें शामिल हो। इसके लिए उन्होंने जो है 20 जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस का जो है गठन किया है और एक जो है इसके खुद ही वो चेयरमैन रहेंगे और अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन के चाहे देशों के जो है भूतपूर्व राजनयिक लेकर के चाहे टॉप पोस्ट जो लोग होंगे वो इसके मेंबर होंगे। ग्रीनलैंड को वो एक्वायर करना चाहते हैं, मतलब बाई करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने फिर से अपने इरादों को दोहराया। फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो गोल्डन डोम जो है यूएसए लागू करना चाहता है, वो यूएसए और कनाडा दोनों के लिए सुरक्षा के लिए
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर एक माइंड्स प्रोग्राम चल रहा है, इसको जो है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में निकल के आया है कि जिसका नाम है रियल वर्ल्ड एआई। इस बैठक में केवल एआई पे की ये संभावना है उस पर चर्चा नहीं किया गया, बल्कि उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, व्यवहारिकता क्या हो सकता है, किस तरीके से जो है वो जो सीनेरियो चेंज हो रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट की भूमिका निभाएगा और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर WTO के आकलनों के अनुसार अगर देखा जाए तो एआई वर्ष 2040 तक जो है वैश्विक व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में जो है 34 से 37% तक का जो है ग्रोथ दिखाएगा। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो कि जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया जाता है 2026 को, तो इस रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता अब एक नया सामान्य न्यू नॉर्मल बन गया है। जो भू राजनीतिक जो है, जियो पोलिटिकल इशूज वगैरह जो है वो न्यू नॉर्मल बन गया है, और मल्टीलेटरलिज्म जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जा रहा है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जो है यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसियाँ हुआ करती थी वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रही हैं, और खुद राष्ट्र जो है अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और सामने वाले के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। 2026 के इस रिपोर्ट में भारत के लिए साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा जोखिम निकल करके आ रहा है। किसके द्वारा? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर के जो है चेतावनी जारी की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पे भू आर्थिक टकराव को सबसे गंभीर खतरा माना गया है। वैश्विक स्तर पे जो है जियो पॉलिटिकल जो है टकराव हो रहा है उसको सबसे गंभीर खतरा माना गया है। फिर क्लाइमेट और एनर्जी से संबंधित जो है इसमें एक डिटेल्स दिया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो है ऊर्जा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है। इन द सेंस केवल जो है हम जो फॉसिल्स फ्यूल वगैरह बेस पे जो एनर्जी हमारा जनरेट हो रहा था उससे और डाइवर्सिफाई होकर कि कुछ न्यूक्लियर, कुछ सोलर, कुछ हाइड्रोलिक, कुछ विंड पे भी जो है हमको तैयार होना है। क्योंकि इवरड्रोला एक रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत जो है 2035 तक जो है जो वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो 50% तक और भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। साथ साथ जो है ये जो जियो पॉलिटिक्स के चलते जो है वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस आया है उसके चलते लगातार जो है इन्फ्लेशन की जो स्थिति है उसको चिंता व्यक्त की गई है। स्टिकी इन्फ्लेशन को वैश्विक विकास के लिए जो है सबसे बड़ी बाधा माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 2025 जो है तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है अभी तक के रिकॉर्ड दर्जे में। ऐसा जो है अलर्ट जारी किया गया है जो कि अलग अलग रिपोर्टों में, खास करके जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको मौसम विज्ञान संगठन की अधिकांश जो डाटा सेट वो बताते हैं, और यूरोपियन यूनियन की जो है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम सेवा C3S, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज समिट सेवा को जो है इसके रिपोर्ट के आधार पर ये बताया गया है कि ये जो अभी जो है आधुनिक युग का जो है 2023, 24 और ये 25 लगातार जो है 3 जो है सबसे गर्म जो है साल के रूप में निकल के आए हैं, और 2025 अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो है टेम्परेचर वाला देश है। कंडीशन ये है कि इस साल जो है 2025 में जो है पैसिफिक ओशियन में ला नीना जो इवेंट है, जियोग्राफिकल इवेंट है, वो एक्टिव था। अब ला नीना इवेंट ऐसा है कि इसमें जो है जनरली टेम्परेचर कम हो जाता है, कूल डाउन होता है, बारिश भी ठीक ठाक होती है। ऐसे सिचुएशन में अगर टेम्परेचर जो है वो अनकंट्रोल्ड है, सबसे हाईएस्ट है, तब अगर एल नीनो इवेंट आता है या आने वाले समय में 2, 4, 5, 10 सालों में टेम्परेचर कितना राइज कर जाएगा, इसको लेकर के जो है अलर्ट जो है और चिंता व्यक्त किया गया है। जो पूर्व औद्योगिक काल हुआ करता था, प्री इंडस्ट्रियल एरिया 1850 से लेकर के 1900 माना जाता है, उसका उस समय जो टेम्परेचर था उससे 1.44 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर अभी बढ़ चुका है, ऐसा जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है। जबकि जो है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज जो सर्विस है उसके आधार पे जो है 1.47 जो है डिग्री सेल्सियस वो बढ़ चुका है। ला नीना का इवेंट था तो भी इतना टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब ये अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो जो नेचुरली जो है चीज़ों पे हावी होता जा रहा है, जो नेचुरली जो हमारा जो चीज़ों को एडजस्ट करने का जो प्रक्रिया चलता था जियोग्राफिकली, उसको जो है एक तरीके से इग्नोर कर रहा है, उस पर हावी होता जा रहा है। 2015 से लेकर के 2025 लगातार 11 साल तक जो है सबसे गर्म टेम्परेचर जो है कंसिस्टेंटली जो है वो मेंटेन होता जा रहा है, और इसके चलते जो है खास करके जो ठीक है इक्वेटर है, टेम्परेट एरिया जो है, उसके अलावा जो है जो हमारा पोलर एरिया है वो 2025 के अंटार्कटिका के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, अंटार्कटिका का, ठीक है। और आर्कटिक के लिए ये जो है दूसरा सबसे गर्म वर्ष है। इससे जो है कि जो पोलर एरिया है हमारा उसकी जो है बर्फ़ के पिघलने की रफ्तार वो तेज़ हुई है, बढ़ गई है, जिससे जो कोस्टल एरिया के जो है सबमर्ज होने का जो है चांसेस भी बढ़ गया है। ओशियन वगैरह जो एरिया है हमारा उसमें भी टेम्परेचर में रिकॉर्ड जो है वृद्धि जो है दर्ज की गई है। करीब 33% जो है वर्ल्ड की जो ओशियन एरिया है उसमें तापमान में ऐतिहासिक रूप से जो है 3 स्तरों पर बढ़ रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो है सबसे मतलब 2025 जो है 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है, और औसत टेम्परेचर से जो है 0.28 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया है। पॉपुलेशन पे भी इसका असर ये है कि एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 77 करोड़ जो लोग हैं वो कुल आबादी के 8.5% जो है 2025 में अपने स्थानीय इतिहास को सबसे गर्म महसूस कर रहे हैं। मतलब पब्लिक में भी ये फीलिंग है
चीन और साउथ एशिया के जो क्षेत्र इसमें प्रमुख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड जो है पब्लिक जो है वो अपना आपको दिखा रही है। फिर जो है क्रिश्चियन एड एक संस्था है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो है ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो चेंजेस आ रहा है उसके चलते जो आपदाएं आ रही हैं, खासकर लू, साइक्लोन और सूखे जो है ये जो आ रहे हैं, ये शीर्ष 10 घटनाओं के कारण जो है संयुक्त रूप से 2025 में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पर $122 बिलियन का जो है वो नुकसान होने जा रहा है इस क्लाइमेट चेंज के चलते, जो कि म्यूनिख रे के रिपोर्ट के अनुसार जो है $224 बिलियन का जो है नुकसान होने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड इकोनॉमी में इन जो आपदाएं आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा। जर्मन के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो जो है इंडिया में 12 से 13 जनवरी के बीच में जो है एज ए ऑफिशियल टूर इंडिया में आया। यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा जो काइट फेस्टिवल था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तकनीकी अगर फोकस देखा जाए, ये तो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम था उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो बोस का जो कार्यक्षेत्र है बेंगलुरु में वहाँ पर, और IISc जो वहाँ पे दोनों पर जगह पर मिलकर उन्होंने नैनो साइंस सेंटर का जो है दौरा किया और तकनीकी सहयोग पर जो है जोर दिया। क्योंकि आने के बाद जो है बहुत सारा जो है इवेंट्स होता है, एक एक इवेंट्स को हम ना डिस्कशन करके जो मेन चीज़ें जो है निकल करके आई इनके टूर से, और क्या क्या हमारा जो है MOU वगैरह साइन हुआ, किस तरीके से जो है हमारा राजनीतिक जो दृष्टिकोण है एक दूसरे के प्रति जो है चेंज हुआ है, चाहे आगे बढ़ने की बातें, उसको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें आर्थिक मंच पे अगर देखा जाए तो जर्मन के द्वारा जो है बहुत सारे CEO जो आए थे इंडस्ट्री के, वो और इंडिया के जो है बहुत सारी कंपनियों के CEO, इन्होंने जो है इस सम्मेलन में जो है शिरकत किया। फिर अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2026 को जो है दोनों देशों के जो नेता थे उनके द्वारा जो है भारत जर्मनी संयुक्त वक्तव्य की गई, जिसके अंतर्गत जो है रक्षा औद्योगिक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें क्या है कि जैसे होता क्या है कि हम क्या करते हैं अभी रक्षा सौदे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बिहाफ पे देखा जाता है। मतलब इंडिया में कोई चीज़ बनेगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से जर्मनी से कोई अच्छी चीज़ बन रही है उसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रोडमैप तैयार किया गया है इसमें ये हुआ है कि हम जो है सह विकास की बात करेंगे, सह उत्पादन की बात करेंगे, मतलब जो है कोऑपरेशन की बात हो रही है, को डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसको चलते जो है इस रोड मैप पे मतलब इस दिशा में जो है कदम बढ़ाया गया। फिर वीज़ा मुक्त ट्रांजिशन की बात कर रही है कि मान लीजिए कि इंडिया से कोई व्यक्ति जा रहा है यूरोप के किसी दूसरे देश में और वो जर्मनी से होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर जर्मनी जो है वीज़ा मुक्त ट्रांजिट जो है इंडिया को दे देगा। साथ साथ जो है ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पार्टिसिपेशन है उसमें जो है दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर प्रधानमंत्री ई बस सेवा, जलवायु अनुकूलन शहरी असंरचना, मतलब जो ई बस वगैरह चलती है जो पर्यावरण के फ्रेंडली होती है, तो वो सब चीज़ों को परियोजनाओं के लिए जर्मनी के द्वारा जो है 1.24 बिलियन यूरो की नई फंडिंग की प्रतिबद्धता जो है दिखाई गई है। फिर जो इंडो पैसिफिक डायलॉग मैकेनिज्म जो है वो शुरुआत किया गया है, जिसे जियो पॉलिटिकल वाला जो इशू आ रहा है उसको देखते हुए जो है इंडो पैसिफिक जो रीजन है हमारा वो जो है विवादों से फ्री रहे, उसको लेकर के जो है इंडो पैसिफिक डायलॉग जो है मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। साथ साथ जो है इंडिया जैसे क्या है कि अभी जो है डेमोग्राफिकल डिविडेंड चल रहा है, हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जर्मन में ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, एजिंग वाला जो ऐसा है ये मतलब ओवर एज पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको लेकर के जो है एक स्ट्रेटेजिकली साझेदारी माना गया है, जिसमें जो है हमारे जो कुशल श्रमिक हैं वो जो सहयोग बढ़ाएंगे जर्मन के डेवलपमेंट में। साथ साथ जो है जो अमेरिकी शुल्कों और रूसी जो ऊर्जा वगैरह पर डिपेंडेंसी है और चीन की जो अनिश्चितताएं हैं व्यापार वगैरह को लेकर के, उससे संबंधित चीज़ों को अदर करने मतलब उससे हट करके जो है रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे और जर्मनी के बीच में सहमति बनी है। जर्मनी के द्वारा ये भी बोला गया है कि इंडिया के द्वारा जो मल्टीलेटरल जो नौसेना अभ्यास होता है, बहुपक्षीय जो नौसेना अभ्यास होता है जिसको मिलन बोलते हैं, और वायुसेना का जो है मल्टीलेटरल जो है युद्धाभ्यास होता है तरंग शक्ति, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा जर्मनी। तो दो चीज़ें हैं, मिलन क्या है, नौसेना का जो है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, और तरंग शक्ति क्या है, वायुसेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास है। फिर स्किलिंग और मोबिलिटी की बात की गई है कि मतलब जो है किस तरीके से जो है जर्मनी हमारे देश में स्किलिंग को जो है स्किलिंग को जो है वो प्रमोट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कि यहाँ के लोग युवा जो है वो स्किल बने और बाद में जो है उनकी मोबिलिटी भी आसान हो जाए। आतंकवाद पे कड़ा रुख अपनाया गया, और इन दोनों देशों के बीच में जो है यूरो ड्रोन कार्यक्रम में भारत के पर्यवेक्षक स्थितियाँ और हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संचालन केंद्र में जर्मनी के अधिकारी की नियुक्ति जैसे कदमों के माध्यम से हिंद प्रशांत महासागर पहल को और भी मजबूत दिया गया है। फिर जो है जर्मन ने हिंद प्रशांत महासागर के पहल के तहत 2022 में $20 मिलियन की फंडिंग की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया था। मतलब जर्मनी जो है 20 मिलियन यूरो जो है वो फंडिंग देता है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और दोनों देशों के बीच के विदेश कार्यालयों के बीच यह क्षेत्रीय परामर्श भी स्थापित किए जाएंगे।
साथ साथ जो है इंडिया में पनडुब्बी के निर्माण के लिए, पनडुब्बी इन द सेंस सबमरीन के निर्माण के लिए 8 से 9 अरब डॉलर के सौदे की प्रत्याशा भी की गई है, जो रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देगा। साथ साथ जो है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के नाम पे होता है, जैसे ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 2 होता है और ट्रैक 1.5 जो है विदेश नीति होती है, उसको लेकर के भी आगे बढ़ा जाएगा। सुरक्षा संवाद भी आगे बढ़ेगा, इसकी स्थापना की गई है। और भारत जर्मनी डिजिटल संवाद जो है 2025-27 की कार्य योजनाओं को भी अपनाया जाएगा। फिर जर्मनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से के जनरेशन में जो है वो अग्रणी क्षेत्र है, तो वो जो है इंडिया को जो है हेल्प करेगा। साथ साथ जो है बैटरी भंडारण कार्य पे भी जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, हमारा सोलर है और विंड एनर्जी है, तो ये क्या है कि हमेशा जो है एक फ्लो में जो है कंसिस्टेंटली जो है वो पावर जनरेशन नहीं होता है, तो इसके स्टोरेज का एक जो प्रॉब्लम है उसको बैटरी भंडारण जो है वो एक दूसरे देशों को हम मदद करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो है MOU साइन किया गया है। उसमें बेसिकली हम देख लें तो गुजरात के लोथल में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है वो जो है उसके लिए MOU साइन किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच में। साथ साथ जो है पेशेवरों की भर्ती और स्किल जो लेबर होंगे उनका ट्रांजेक्शन होगा। फिर औद्योगिक से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित, सूचना से संबंधित, AI से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक मतलब हमारे और जर्मनी के बीच में जो है साइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हटने की घोषणा। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो जो है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की फंडिंग ज़्यादा हो रही थी उससे, और अमेरिका की जो पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उससे वो धीरे धीरे निकलने के लिए जो है अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। इसके पहले वाले कार्यकाल में भी जब थे तो उन्होंने बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन से निकल गए थे, लेकिन जब जो बाइडेन आए तो उसको रिवर्स कर दिया गया था। दोबारा फिर से जब ये चुन करके आए हैं तो अमेरिकी फर्स्ट जो दृष्टिकोण है इनका जो पॉलिसी है उसके तहत जो है लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कि कुछ यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड हैं और कुछ नॉन यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उससे वो बाहर हो गए हैं। देखेंगे किस किस ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल गए हैं और हल्का फुल्का ये भी देखा जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या होता है। तो इस मुख्य घोषणा में 7 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम जारी करके सभी विभागों और एजेंसियों को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या ऑर्गेनाइजेशन से जो है अमेरिका को बाहर निकलने का निर्देश दिया है। इसमें 31 जो है यूनाइटेड नेशन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है और 35 ऐसे हैं जो नॉन यूनाइटेड नेशन संगठन हैं। और इनको जो है ये मेमोरेंडम जारी किया गया है, तो यहाँ पे तुरंत जहाँ अमेरिकी फंडिंग और भागीदारी जो है शीघ्र जो है विधि द्वारा स्वीकृत स्तर पर रोकी जाएगी। इसको ये बोल करके जो है ये फंडिंग को रोका गया है, चाहे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल गया है, कि ये अमेरिकी विरोधी हैं, इनइफेक्टिव हैं, महंगे हैं और अमेरिका की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसके अगेंस्ट में ये कार्य करते हैं। जो संस्थाएं उसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने निकला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित है। फिर IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इन तीनों संस्थाओं से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उससे जो है वो निकल गए। फिर यूनाइटेड नेशन वुमेन, हिंसा प्रभावित बच्चों को यूनाइटेड नेशन महासचिव के विशेष प्रतिनिधि जो है उनसे भी ये बाहर निकल गए। फिर यूनाइटेड नेशन का जो है व्यापार और विकास सम्मेलन जिसका हुआ करता था उससे, और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, वहाँ से बाहर निकल गए। कुछ अन्य जो है नॉन UN एजेंसियाँ हैं, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ करता था, इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, उसमें ये शामिल हो गए थे, उससे भी बाहर हो गए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन यूक्रेन, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, इससे भी वो बाहर हो गए। जब इंस्टीट्यूशन से बाहर हो गए तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिस पे उसका जो है क्या असर पड़ेगा उसको देखते हैं। तो जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो जनसंख्या की नीतियों और प्रजनन स्वास्थ्य पर फोकस करता है। फंडिंग जो है सबसे ज़्यादा डेफिनेटली USA के द्वारा दिया जाता है, तो उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये पॉपुलेशन फंड क्या करता है, पॉपुलेशन से संबंधित नीतियाँ बनाता है। फिर यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर जो है अफेयर जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। फिर जो है पीस बिल्डिंग कमीशन जो है वो जो भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहाँ युद्ध होता है, तो संघर्ष विराम के बाद जो है वो शांति के निर्माण कार्य में लग जाता है। फिर इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास के लिए कार्य करता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रेड को जो है वो बढ़ाता है। फिर यूनाइटेड नेशन वाटर एंड यूनाइटेड नेशन एनर्जी जो है वो जल और ऊर्जा संसाधनों के मैनेजमेंट से संबंधित है। और कुछ प्रमुख यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैं जिसमें कि यूनिसेफ है, वो इससे बची है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट फंड है यूनिसेफ जो है वो जो है अभी अमेरिका इससे बाहर नहीं हुआ है, लेकिन समीक्षा जारी है कि इससे भी वो बाहर हो जाए। देखिए IPCC वगैरह क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करता है कि इंडिया फ्रांस के द्वारा तो लॉन्च किया गया है, लेकिन जो भी देश हैं उसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है ये।
फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो है प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, इसके लिए कार्य करता है। फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक तरीके से इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसको संरक्षण करता है ये सभी जो संगठन हैं, ये जितना भी हमने देखा उसमें कुल अमेरिका जो है $2 बिलियन से अधिक का जो है फंडिंग के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है ये इंस्टीट्यूशन। अमेरिका के बाहर निकल जाने से फंडिंग क्राइसिस यहाँ पे हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन का ये तर्क है कि ये संगठन जो है ग्लोबलिस्ट एजेंडा चलाते हैं, जलवायु के जो है परिवर्तन से संबंधित जो है उसको मतलब जो है कुछ ज़्यादा ही जो है एक्टिव रहते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जिससे इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है। साथ साथ जो है अमेरिका का जो हित है, जो होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में ये कार्य करते हैं, जो कि और इनको फंडिंग जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है वो अमेरिका के करदाताओं के द्वारा दिया जाता है, तो उस पैसे की भी ये बर्बादी उसको बोला जा रहा है। और अमेरिका का मानना है कि कई अंतर्राष्ट्रीय जो है इंस्टीट्यूशन जो है निकाय घरेलू नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें वो इंटरफेयर करते हैं और वैश्विक एजेंडे को अमेरिका के ऊपर थोपते हैं। साथ साथ जो है इसे अमेरिका ऐतिहासिक रूप से यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा जो है मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा जो है फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला अमेरिका जो है देश था। अब इसके बाहर हो जाने की वजह से जो है जो इसकी नीतियों के अगेंस्ट में है तो फंडिंग क्राइसिस यहाँ पे हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा 2030 तक जो है 17 जो गोल है उसको लागू करना है, तो उसमें भी फंडिंग का जो है प्रॉब्लम हमारे पास हो जाएगा। अमेरिका के बाहर निकल जाने से क्या होता है कि अमेरिका का ये बोलना है कि बहुपक्षीय सहयोग जो है वो अमेरिका के लिए हितकारी नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगा अमेरिका द्विपक्षीय जो है बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेगा, लेकिन बहुपक्षीय मामलों से वो दूर हो जाएगा। तो इससे जो है मल्टीलेटरल जो कोऑपरेशन हुआ करता था वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इंडिया भी जो है बहुत बढ़ चढ़ कर जो है क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो इंडिया इसमें भी जो है कमज़ोर धीरे धीरे पड़ जाएगा। और खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया में चल रहा था, इंडिया में इसके हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, वो भी एक तरीके से वैश्विक स्तर पे जो है बहुत बड़ा झटका है। सबसे बड़ा झटका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के फंडिंग पे बहुत हद तक जो है डिपेंडेंट है, उसमें जो है बाहर हो जाने से अमेरिका के WHO से एक बहुत बड़ा जो है एक झटका लगा है। क्योंकि वर्ल्ड में जो भी मतलब जो है डिजीज़ वगैरह फैलती है, महामारी फैलती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस पर कार्य किया जाता है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करते रहने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। फंड न मिलने की वजह से उस इंस्टीट्यूशन का जो है रिलेवेंस ख़त्म हो जाता है। अमेरिका ने बस ये बोला है कि कुछ जो वैक्सीन वगैरह के डेवलपमेंट से संबंधित अगर कुछ फंडिंग है तो वो उसको मतलब जो है जारी रखेगा, अदरवाइज जो है WHO के बाकी जो चीज़ें हैं उससे बाहर हो जाएगा। रीज़न क्या बताया गया है कि इसको जो बताया है कि चीन में जो कोविड-19 जो फैला हुआ था महामारी, उसमें WHO ने फंड होने के बाद भी जो है उसका अच्छे से प्रबंधन नहीं किया, पहला चीज़। फिर चीन के फेवर में था, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं थी, और सुधार जो है WHO में होना चाहिए था, उस सुधार में भी जो WHO ने इनकार किया। इसको लेकर के जो है ट्रंप ने ये आरोप लगाते हुए इससे बाहर हो जाने को अपने जो है जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वी एशिया में जनसांख्यिकी संकट। मतलब जो है हमारा जो ईस्ट एशिया है, खास करके चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन देशों में जो है पॉपुलेशन को लेकर के एक गहरा संकट आ गया है। वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है वो घटता जा रहा है, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है 60 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। रीज़न इसका क्या है कि वहाँ बर्थ रेट कम हो गया है, फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, तो उसके चलते जो है डिपेंडेंसी वाली पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। और वो पॉपुलेशन जो कार्य करती है, स्किल्ड होती है, कंज्यूम करती है, वो जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है। उसके चलते जो है डेमोग्राफिक शिफ्ट होता जा रहा है। चर्चा करेंगे इसमें कुछ तथ्यों के माध्यम से। जैसे चीन की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चीन एक समय जो है 2023 से पहले जो है विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था। उसने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था 1949 में, जब उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था। अब वो वन चाइल्ड पॉलिसी इसके लिए जो है डिजास्टर का रूप ले लिया है। कैसे कि 2025 में केवल चीन में 79.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ। केवल जो है लगभग 80 लाख ही मानिए बच्चों का जन्म हुआ। 2024 में 95 लाख बच्चों की तुलना के कंपेयर में 17% की गिरावट हुई है। मतलब 2024 की तुलना में 2025 में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 17% कम हुए हैं। ठीक है, ये लगातार चौथे वर्ष है जब चीन की जो कुल आबादी में कमी आ रही है। जो एक्चुअल आबादी थी चीन की वो धीरे धीरे घटते जा रही है। 2025 के अंत तक जो है चीन की जनसंख्या जो है 33.9 लाख घट करके 1.405 अरब रह गई है। चीन का जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर जो है 1.0 है, जो कि ये माना जाता है कि 2.1 अगर
टोटल फर्टिलिटी रेट रहता है किसी इकोनॉमी का, किसी देश का, तो इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं। मतलब यहाँ पर जो है 2.1 रहेगा तो जनसंख्या लॉन्ग टर्म में जो है स्थिर हो जाती है, बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं है 2.1 को। लेकिन जब 1 आएगा तो तेज़ी से जनसंख्या आने वाले समय में घटने लगती है। अभी प्रजनन दर जो है 1.0 है। फिर 1.0 होने की वजह से जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ समाज है चीन का। चीन में जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या में प्रतिशत जो है 23 हो गया है, जिसके चलते जो है पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित जो खर्चे हैं वो उन खर्चों का जो है दबाव बढ़ता जा रहा है उसकी इकोनॉमी पे। चीन की गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया। 2016 में उसने जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चल रही थी, एक बच्चा नीति, उसको समाप्त करके 2021 में 3 बच्चे को पैदा करने की अनुमति दे दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, हाउस होल्ड है, घर के लोग जो हैं चाइना में, वो भारी कर्ज, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और खास करके जो शिक्षा है, ऊंची शिक्षा के लिए जो पैसे खर्च होना चाहिए उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो है वहाँ के हाउस होल्ड जो है युवा परिवार बनाने से कतरा रहे हैं। बेरोजगारी दर भी जो है 18.9% है युवा में, चाइना की बात कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है उसके नवीनतम आंकड़े जो बताते हैं कि चीन की जनसंख्या वर्ष 21,000, मतलब ये शताब्दी खत्म होते होते तक जो है जहां 1.4 करोड़ है अभी, वो घट करके जो है 63.3 करोड़ हो जाएगी। मतलब जो है जनसंख्या इतनी तेज़ी से घटेगी कि ये साल खत्म होते आधी से भी कम रह जाएगी। ऐसा नहीं कि परेशानी जो है चाइना तक है। साउथ कोरिया को देखा जाए तो अभी ईस्ट एशिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है डेंजर साउथ कोरिया को है। इसमें सबसे कम प्रजनन दर, जहाँ पे चाइना का 1.0 है वहाँ पर जो है 0.75 है साउथ कोरिया का, जो कि 2025 में 0.80 है, 2024 में 0.75 था। तो ये बता रहा है कि कितनी तेज़ी से जो है जनसंख्या डिक्लाइन हो रही है। ताइवान में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर भी प्रजनन दर जो है, जन्म दर जो है 1,000 व्यक्ति के प्रति जो है नापा जाता है बर्थ रेट, वो 4.62 रह गई है, जो कि वैश्विक स्तर पर न्यूनतम में से एक है। सिंगापुर में जो है बर्थ फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो 1.0 के स्तर से भी नीचे आ गया है। 2024 में 0.97 था, 2025 में 0.87 बना हुआ है। जापान में बहुत दिनों के लंबे प्रयास के बाद जो है अभी भी 1.15 जो है प्रजनन दर जो है वो दर्ज किया गया है, जबकि जो बर्थ रेट जो है 5.7 प्रति 1000 व्यक्ति जो है इसका है। पूर्वी एशिया के देशों में गिरती जो जन्मदर है, फर्टिलिटी रेट है, तो इसको जो है एक आप इकोनॉमिक डिजास्टर भी मान सकते हैं और सामाजिक समस्या भी मान सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। एक तो समाज में जो है एक तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अगर कम बच्चे पैदा होते हैं तो आदमी जो हाउस होल्ड है जनरली हर एक देशों का जो है स्क्यूड टुवर्ड्स जो है मेल चॉइस होता है, तो एक से एक सामाजिक सुरक्षा हो जाती है और साथ साथ जो है वर्किंग पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये डीप इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट करता है। पॉपुलेशन घटने की वजह से सीधा असर उसके जीडीपी के ग्रोथ रेट पर और इनकम पर पड़ता है। होता क्या है कि जो लेबर फोर्स में जो है अगर यंग पॉपुलेशन अगर कम हो जाते हैं तो लेबर फोर्स में जो है कमी आ जाती है, जिसके चलते जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो बढ़ती जाती है और युवाओं के घटने से जो कारखाने हैं, सर्विसेज है और टेक्निकल सेक्टर जो वगैरह में काम करने वाले जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनकी कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उस इंडस्ट्री की, उस सेक्टर की घट जाती है। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित जो बजट है वो बढ़ जाता है और उपभोग में गिरावट, चूँकि क्या है यंग पॉपुलेशन रहने से वो कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। अब यंग पॉपुलेशन नहीं है तो आबादी का अर्थ है कि घरों, कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों की मांग में कमी आ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में जो है डिप्रेशन, मंदी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस पूरे सिनेरियो को जिसमें जो है डेमोग्राफिक जो है वो डाउनफॉल जो हो रहा है उसको डेमोग्राफिक टाइम बम के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है और इसको रोकने के लिए जो है तरह तरह की योजनाएं जो है अलग अलग देशों के द्वारा जो है चलाई गई हैं, जिसमें चाइना ने 3 बच्चा नीति अपनाया है। फिर निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया है ताकि जो है जो एजुकेशन वगैरह के खर्च से बचने के लिए जो है लोग मतलब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए निजी ट्यूशन फीस पर प्रतिबंध लगाया ताकि शिक्षा की लागत कम हो जाए। और कई प्रांतों और क्षेत्रों में जो है मैरिज लीव, विवाह अवकाश को भी बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया है। साउथ कोरिया में क्या है कि बच्चों के जन्म पर नगद सब्सिडी जो है $2000 जो है वो दिया जाता है और 1 वर्ष की आयु तक जो है मासिक भत्ता देना शुरू किया जाता है। सरकार ने लचीले कार्य घंटों को भी बढ़ा दिया। लचीले कार्य घंटों की वजह से क्या होगा कि व्यक्ति अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देगा और चाइल्ड प्लानिंग के बारे में पॉजिटिवली जो है वो सोचेगा। फिर जापान ने क्या है बाल और परिवार एजेंसियां बनाई हैं जहां पर जो है पैटर्निटी लीव, मतलब जो है मातृत्व अवकाश के साथ साथ जो है पैटर्निटी लीव को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और बच्चों को डे केयर की सुविधा में भी भारी निवेश किया जा रहा है। सिंगापुर में क्या है कि बेबी बोनस के रूप में जो है $8000 जो दिया जा रहा था उससे बढ़ा करके 11,000 जो है $10 कर दिया गया, मतलब 10,000 रुपये इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो अगर एक बच्चा पैदा होता है तो बोनस के रूप में सिंगापुर को दिया जाता है। और सरकारी आवास जिसको बोला जाता है आवंटन में युवा जोड़ों को प्राथमिकता दी जाती है।
और इन भारी निवेशों के बावजूद जो है रिजल्ट जो है वो उतना जो है फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि कार्य संस्कृति देखा जाए, क्योंकि अब एक देखा जाए तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, तो एक सामाजिक कल्चरल और सिविलाइज्ड टाइप का जो चीज़ें दिमाग में आ गई हैं। है क्या कि 996 जो है 996 का जो कल्चर चल रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक काम करना, वीकली 6 डेज़ काम करना। इसमें जो है आदमी इतना भाग दौड़ करता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसमें जो है फैमिली के लिए आदमी सोचता नहीं है। फिर जो है एक डिंक जो सिंड्रोम्स है, जो मानसिकता में बदलाव के लाने की बात करता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और नो किड्स, मतलब एक फ्रीडम वाली बात करता है। तो ये जो जीवन शैली है उसको प्राथमिकता देने की वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कर रहा है। साथ साथ जो रियल इस्टेट वगैरह है, इसके दामों में इतनी तेज़ी से वृद्धि आई है कि जो अत्यधिक कीमत होने की वजह से जो है परिवार इसको अफोर्ड करने में मतलब महसूस करता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो पॉपुलेशन भी वो नहीं बढ़ाता है। सोचता है कि जितना भी पॉपुलेशन बढ़ेगा फिर डिवाइड होगा, फिर नया अगर प्रॉपर्टी खरीदना होगा तो शायद वो उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो ये सब चीज़ों के चलते जो है मतलब अलग अलग देशों की समस्याएं जो है वो जूझ रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे ईस्ट एशिया में पड़ रहा है। आर्थिक प्रभाव में देखा जाए तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो है क्यों कमी आ जा रही है कि श्रम शक्ति के अभाव में, और जो है 2050 तक जो है 0% तक गिरने का अनुमान है। जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है साउथ कोरिया का, 2050 तक जो है वो 0 हो जाएगा अगर इसी तरीके का सिनेरियो रहा तो। सरकार ने 16 वर्षों से जन्म दर बढ़ाने के लिए, मतलब पिछले 16 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है जन्म दर बढ़ाने के लिए, $200 का जो है बिलियन से अधिक खर्च किया गया है, लेकिन परिणाम अभी भी जो है निगेटिवली है। चीन में जो तीव्रता से जो घट रही है उसका आर्थिक प्रभाव क्या है? जनसांख्यिकी लंबा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोला जाता है, मतलब जनसंख्या से होने वाले फायदों को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, तो वो जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। चीन अभी मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी वर्ल्ड की जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चीन में प्रभावित है, क्योंकि उसके पास लेबर था, लेकिन जनसंख्या घटने की वजह से जो है इस पर निगेटिवली असर पड़ेगा। कार्यबल में जो कमी आएगी उसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब जो है वियतनाम और भारत जैसे देशों पे शिफ्ट होता जा रहा है चाइना से, क्योंकि लेबर का जो है रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे फुलफिल चाइना के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बजट संकट जो है 2035 तक चीन के मुख्य पेंशन फंड के खाली होने की आशंका है, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या की एज बढ़ती जा रही है तो उसको पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा देनी पड़ेंगी। जो पेंशन फंड है चाइना का वो जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था पे भारी दबाव देगा। जनसंख्या का एज ज़्यादा बढ़ेगा तो पेंशन देना ही पड़ेगा। जापान जो है स्थिर लेकिन चिंताजनक है। जापान में जनसंख्या तो घट रही थी, लेकिन इसके अथक प्रयासों से अभी जनसंख्या जो है डाउन नहीं होकर के एक मतलब जो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो लॉस्ट डिकेड है, पिछले जो है डिकेड को उसको लॉस्ट डिकेड बोला जाता है, क्योंकि जनसंख्या घटने की वजह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो है वो बहुत पीछे हो गया। इवन अप टू जो है चाइना वगैरह उसको सरपास कर ले गया, तो उसको लॉस्ट डिकेड बोलते हैं। यहाँ पर लगभग 30% आबादी जो है अभी भी 65 वर्ष से ऊपर की है, जिसके चलते जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गया। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो गया तो वो अब कंजम्पशन ही नहीं है, तो डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई कहाँ से आएगी? तो सप्लाई नहीं होने की वजह से जो है वहाँ पर इकोनॉमी का जो है वो डाउनफॉल हो रहा है। नीति क्या अपनाया गया है? जापान ने अब श्रम की कमी को पूरा करने के लिए क्या है, रोबोटिक्स वगैरह और सीमित विदेशी अप्रवासन, मतलब जो है फॉरेन से जो इमिग्रेंट्स को बुलाया जा रहा है कि वो कार्य करें, और रोबोटिक्स का जो है वो मदद लिया जा रहा है। सिंगापुर में देखा जाए तो उसकी भी डिपेंडेंसी जो है वो इमिग्रेंट्स पे है, वो भी विदेशों से जो है लेबर, स्किल्ड लेबर को कॉल करता है कि वो आकर के कंट्रीब्यूट करे। एक और जो सिंगापुर का देखा जाए आर्थिक प्रभाव के रूप में, तो वो वर्ल्ड की जो है एक वित्तीय केंद्र है, फाइनेंशियल हब है, लेकिन कम जन्म दर के कारण इसकी जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो अत्यधिक मात्रा में विदेशी पेशेवरों पर निर्भरता रहना पड़ रहा है, इसकी ये मजबूरी हो जा रही है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है कि स्थानीय और प्रवासी आबादी के बीच में संतुलन बनाए रखना सामाजिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो रहा है। देखिए कोई भी माइग्रेंट्स है और जो लोकल जो है एक्चुअल रेजिडेंट है, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है। तो उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना जो है वो एक सोशल और इकोनॉमिकली जो है हमेशा जो है चैलेंजिंग रहता है। तो ये हुआ पॉपुलेशन क्राइसिस से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 का। इसको जो है 2006 से जो है लगातार जो है प्रकाशित किया जा रहा है। बीच में जो है गैप हुआ है 2022, 23, 24 में जो है इसे प्रकाशित नहीं किया गया है। बाकी इसको जो है लगातार जो है प्रकाशित किया जा रहा है। इसको प्रकाशित किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा, जो कि जलवायु जोखिम सूचकांक को प्रकाशित किया गया है 11 नवंबर 2025 को। इसके आधार पे जो है 2026 वर्ष जो है 2024 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पे जो है इसको रिलीज किया गया है। और इसमें जो आंकड़ा लिया गया है, एक तो
1995 से लेकर के 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर भी जो है निष्कर्ष निकाला गया है। मतलब 2 आंकड़े निकाले गए हैं। एक तो 2024 के आधार पे कि कौन से देश जो है क्लाइमेट रिस्क से जो है प्रभावित हुए हैं, वो हुआ 2024 का आंकड़ा। और पिछले 30 सालों का 95 से लेकर के 2024 तक के जो है एक एवरेज आंकड़ा निकाला गया है, उसके आधार पर भी रैंकिंग इसमें दी गई है। इस जो है जलवायु सूचकांक जिसको बोला जा रहा है, इसमें जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं उससे संबंधित होने वाली घटनाओं के चलते आर्थिक और ह्यूमन पे प्रभाव पड़ने वाले, जैसे कि मृत एवं प्रभावित, घायल, बेघर, इन सब की गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है, और उसी के आधार पर जो इम्पेक्टेड होते हैं वो देश, उनकी रैंकिंग दी जाती है। इसके द्वारा जो डाटाज दिया गया है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से जो है वो कितने लोग प्रभावित हुए हैं, तो 2026 के अनुसार जो है वर्ष 1995 से लेकर के 2024 के बीच में 9700 से अधिक जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसके चलते जो है 8,32,000 लोगों की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और इसके चलते जो है 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो है वो आर्थिक क्षति हुई है। 95 से लेकर के 2024 के बीच में जो है जो स्टॉर्म्स आते हैं वो 33% उसमें ग्रोथ हुआ है। हीट वेव्स में भी 33% का ग्रोथ हुआ है। इसके चलते भी इसमें सर्वाधिक मौतें हुई हैं। जबकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट की घटनाओं के चलते जो है व्यक्तियों को लगभग जो है 48% से ज़्यादा जो है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इसी अवधि में सर्वाधिक जो है आर्थिक हानि जो है वो साइक्लोन से हुआ है, जिसमें 2.64 ट्रिलियन डॉलर के कारण जो है इसकी क्षति हुई है। बाढ़ जो है उसका कंट्रीब्यूशन 29% है, जिसमें 1.31 ट्रिलियन डॉलर का जो है क्षति हुआ है, वो सेकेंड रैंक पे है। भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो 1995 से लेकर के 2024 जो 30 साल की अवधि है, इसमें जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं उसमें भारत का 9वां स्थान है। इसमें जो है मुख्य घटनाएं जो हुई, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो घटनाएं हुई, उसमें 1998 में जो गुजरात में जो है भूकंप आया था, फिर 99 में उड़ीसा में चक्रवात, फिर 2014 में हुडहुड, फिर 2020 में अम्फन, और वर्ष 1998 में उत्तरी भारत में बाढ़, 2013 में उत्तराखंड की बाढ़, और वर्ष 2019 की भीषण जो है बाढ़ इसमें शामिल है। और इसमें जो है बार बार जो है ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो है डीप हीट वेव्स जो आता है, जो कि काउंट किया जाता है जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो उसके चलते 98, 2002, 2003, 2015 में अनेकों मौतें इंडिया में इस इवेंट्स से हुई हैं। पिछले 3 दशकों में भारत में लगभग 430 जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके चलते जो है लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और 170 बिलियन डॉलर की हानि के साथ साथ जो है 1.3 अरब लोग जो है प्रभावित हुए हैं। रैंकिंग अगर देखा जाए तो 2024 के जो आंकड़े के हिसाब से 2026 का जो ये जो है जलवायु जोखिम सूचकांक जो रिलीज किया गया है, इसके अंतर्गत सेंट विंसेंट और ग्रेनेडियंस ये जो है 1 नंबर पे है, ग्रेनाडा 2 नंबर पे है, चाड 3 नंबर पे है। ऐसे जो है एशिया में जो है नेपाल 6वें नंबर पे है, फिलीपींस जो है 7वें नंबर पे है, और बाकी जो है म्यांमार जो है एशिया की कंट्री में 9वें नंबर पे है, वियतनाम जो है वो 10वें नंबर पे है। एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो नंबर 1 पे जो है सेंट विंसेंट और ग्रेनेडियंस है। जो 30 साल का आंकड़ा है 95 से लेकर के 2024 के बीच में जो है सर्वाधिक प्रभावित जो देश हैं उसकी सूची में जो है पहले नंबर पे डोमिनिका है, सेकंड पे म्यांमार है, और इंडिया की अगर इसमें रैंकिंग देखी जाए तो 9वें स्थान पे इंडिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है इकोसिस्टम होता है किसी भी देश का, उसको मेजर करने का, एक रैंकिंग देने का ये एक पैमाना है। इसको जो है रिलीज किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके जो है अंतर्गत जो है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल जो है भारत के प्रदर्शन को ये इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया ने अपने एआई के वर्किंग कल्चर में जो है इम्प्रूवमेंट किया है। अभी इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अंतर्गत 2025 वाले रैंकिंग में 3रे स्थान पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, और इंडिया जो है 4 पायदान जो है छलांग लगा रहे हैं। पहले जो है इंडिया 7वें नंबर पे होता था, अब 3रे नंबर पे आ गया है। इसने यूनाइटेड किंगडम जिसमें 5वां नंबर है, साउथ कोरिया जो कि 4थे नंबर पे है, सिंगापुर, जापान और जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे करते हुए अभी इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में 3रा रैंक है। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जो है इंडिया, चौथे पे साउथ कोरिया, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम है। इसमें ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि किस तरीके से इंडिया जो है एआई का कंज्यूमर जो मतलब की दिशा में आगे बढ़ रहा था, अब जो एआई का डेवलपर के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसमें जो है भारत की कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए यह संकेत मिलता है कि एआई में प्रतिस्पर्धा अब केवल पूंजी समृद्धि देशों के लिए सीमित नहीं रह गई है। मतलब इसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि जिस देश के पास पैसा है, पूंजी है, केवल एआई वहीं तक सीमित नहीं है। इंडिया जैसे देशों में जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, नीति का समर्थन है, इकोसिस्टम अगर इसके सपोर्टिव है, तो यहाँ भी एआई डेवलप हो सकता है। एआई के कार्यबल जो वर्कफोर्स है उसके विस्तार में कई सेक्टरों में, जैसे कि एआई का यूज हम कर सकते हैं आईटी, कृषि, स्वास्थ्य, विनिर्माण, शासन आदि में दिख रहा है। इसकी मांग और कौशल के निर्माण में दोनों में गति दिखी है।
तो ये एआई से संबंधित हमारा जो डिस्कशन है उसमें ये बात निकल के आई कि एआई का जो समिट हुआ इंडिया में, इसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि एआई को केवल हम कंज्यूमर बन के ना रहें, वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। साथ साथ जो है एआई का डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अनबायस्ड और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत मानक के रूप में जो है एआई को यूज करना चाहिए। साथ साथ जो है एथिकल यूज होना चाहिए, गवर्नेंस जो है इसमें वायलेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें कि डाटा, प्राइवेसी और एआई के उपयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश भी मिले। और इसमें जो है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और रिस्पॉन्सिव एआई जैसे स्तंभों के साथ साथ सीधे जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल जो है इसमें जो है एआई को लेकर के इंडिया की जो नीति निर्धारण वाली जो बात है, इंडिया का जो विजन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अगर एआई वाइब्रेंसी टूल को देखा जाए तो इसको ह्यूमन सेंटर्ड एआई संस्थान स्टैनफोर्ड ह्यूमन सेंट्रिक जो है इंस्टीट्यूशन जो है इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये एक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन टूल है जो कि एआई के इकोसिस्टम को की वाइब्रेंसी, मतलब कितनी मोबिलिटी है, कितनी गतिविधि है, उसको ये मेजर करता है। और मेजर करने का मतलब एक दूसरे देशों से इसकी और या इकोनॉमी से ये कंपैरिजन करता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है इसमें रैंकिंग दिया जाता है। यह जो है टूल 36 देशों की तुलना 23 इंडिकेटर्स के आधार पर करता है, जो उसको 7 पिलर्स में जो है डिवाइड किया गया है। एआई वाइब्रेंसी जो है वो 7 स्तंभों में बटी हुई है, जिसमें कि कौन सा देश किस पिलर पे ज़्यादा वर्क कर रहा है और उसके हिसाब से जो है इसमें नंबरिंग दिया जाता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर रिस्पॉन्सिव एआई, इकोनॉमी, टैलेंट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक ओपिनियन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों पे वर्क जो है कितने हुए हैं उसको मेजर करके जो है इसमें ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है। तो ये हुआ हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो है डिस्कशन, जिसको हमने जो है घटना चक्र के अब मार्च अप्रैल 2026 के करंट अफेयर का जो डिटेल्स दिया हुआ था उसको डिस्कशन किया। आई होप ये डिस्कशन, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं और भी जो है नॉलेजफुल वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।